1947 में जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे, आज़ाद हुए थे, ब्रिटिशर्स हमें छोड़ के गए थे, तो 1948 में हमने एक रेजोल्यूशन लिया था जिसे हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। मतलब हमारे यहाँ की इंडस्ट्रीज कैसे चलेंगी, ऑर्गेनाइजेशंस कैसे चलेंगी, उसके बारे में। इन फीचर्स को जान जाओगे ना तो तुम्हें डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। एक कंपनी है बंसल के नाम से, दे गॉट सिलेक्टेड, तो इनको काम मिल गया रानी कमलापति स्टेशन बनाने का। अब आप बोलेंगे भाई काम तो गवर्नमेंट का था, प्राइवेट बॉडी क्यों कर रही है? ये 5 टॉपिक्स आज के हमारे टारगेट है जो हमें फिनिश करने हैं और जो हम बहुत अच्छे तरीके से फिनिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। तो अब बिना डिले किए हुए शुरू करते हैं। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है CS पायल पोपली और आज इस लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूं पेस बैच का क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस का वन शॉट। एक ऐसा लेक्चर जिसमें पूरा का पूरा चैप्टर एक गो में पढ़ा दिया जाता है बिना क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज किए हुए। सो बेटा, आप में से बहुत सारे बच्चे मुझे बोल रहे थे कि मैम हमारे यूनिट टेस्ट में ना चैप्टर नंबर 3 भी आने वाला है, तो प्लीज ये थोड़ा सा जल्दी अवेलेबल करवा दीजिए। और बच्चों की डिमांड हो पायल मैडम पूरी ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। सो आप लोगों ने डिमांड किया, मैंने सप्लाई किया। वैसे तो हम बिजनेस स्टडीज पढ़ते हैं लेकिन थोड़ा सा इकोनॉमिक्स भी ला देते हैं बीच में। सो अब तुम लोगों को क्या करना है वो देख लो। तुम्हें ये लेक्चर पूरा फिनिश करना है जिस भी स्पीड पे तुम देखना चाहो, 1x की, 1.5x की, 2x की, दैट्स कंप्लीटली योर कॉल। बस ये मेक श्योर करना कि जो भी टॉपिक तुम इस लेक्चर से देख रहे हो, पढ़ रहे हो, उसे इतनी तसल्ली से पढ़ना, इतने अच्छे तरीके से पढ़ना कि अगर केस बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं या घुमा घुमा के क्वेश्चंस भी आते हैं तब भी तुम उनका अच्छे से आंसर कर पाओ। ओके, करोगे इतना अपनी पायल मैम के लिए? इसके अलावा इफ इन केस, वैसे तो मैं मेक श्योर करूंगी तुम्हें कोई डाउट नहीं हो, बट इफ इन केस कोई डाउट हो जाता है तो वो तुम कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। कई बार मैं पर्सनली भी उन कमेंट्स को देख लेती हूँ और उनका आंसर कर देती हूँ, ठीक है। इसके अलावा कोई कंस्ट्रक्टिव फीडबैक हो आपका मेरे लिए तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपका मन करे आपकी पायल मैम को थोड़ा सा खुश करने का, तो तारीफ भी अगर करनी हो तो वो भी तुम कमेंट सेक्शन में कर सकते हो, ठीक है। चलो अब आ जाओ, देख लेते हैं कि आज के इस लेक्चर में हम कौन कौन से टॉपिक्स देखने वाले हैं या पढ़ने वाले हैं। पहला टॉपिक है हमारा प्राइवेट एंटरप्राइजेस, दूसरा है पब्लिक एंटरप्राइजेस जिसमें हम ये जानेंगे कि पब्लिक एंटरप्राइजेस होते क्या हैं, प्लस इसमें कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, प्लस उनके फीचर्स क्या होते हैं, मेरिट्स क्या होते हैं, एज वेल एज डीमेरिट्स क्या होते हैं। सो बेसिकली हमारे इस चैप्टर का जो सबसे लेंदी पार्ट है ना वो यही वाला है। उसके बाद हम बात करेंगे ग्लोबल एंटरप्राइजेस के बारे में, फिर हम बात करेंगे जॉइंट वेंचर्स के बारे में, और उसके बाद हम बात करेंगे PPP मॉडल के बारे में जो कि आजकल आपको बहुत ज्यादा दिखाई देगा आपके आसपास। सो बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट तुम्हें ऐसी चीजें तो पता ही होनी चाहिए जो तुम्हारे आसपास तुम्हें देखने के लिए बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली आती है नजर। सो ये 5 टॉपिक्स आज के हमारे टारगेट है जो हमें फिनिश करने हैं और जो हम बहुत अच्छे तरीके से फिनिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। तो अब बिना डिले किए हुए शुरू करते हैं। आ जाओ, इमेजिन करिए ये जो लड़की है ना ये आपकी पायल मैम है, और आपकी मैम जब भी घर से बाहर निकलती हैं तो उन्हें बहुत अलग अलग किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस देखने का मौका मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं अपने घर से बाहर निकलती हूं तो सबसे पहले मुझे दर्शन होते हैं एक पोस्ट ऑफिस के। उसके बाद मैं थोड़ा दूर चल के जाती हूं तो मुझे दिखाई देती है एक ग्रोसरी स्टोर जिसे हम परचून की दुकान भी बोलते हैं। फिर मैं थोड़ा दूर और चलती हूं तो मुझे डोमिनोज पिज्जा स्टोर नजर आता है। फिर मैं थोड़ी दूर और चलती हूं तो मुझे रेलवेज के दर्शन होते हैं। फिर मैं थोड़ी दूर और चलती हूं तो मुझे बड़ा सा डिपार्टमेंटल स्टोर नजर आता है। भाई अब जैसे आपकी पायल मैम को घर से निकलने के बाद ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस दिखाई देती हैं, वैसे आई एम प्रिटी श्योर आप सबको भी ये सब दिखाई देती होंगी। बट कभी भी आपने ये सोचा है कि ये जो सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनको रन कौन कर रहा है, चला कौन रहा है, कंट्रोल कौन कर रहा है, मैनेज कौन कर रहा है, इन पे पैसे कौन लगा रहा है? सोचा है कभी? नहीं भी सोचा ना तो अब सोचना पड़ेगा, क्योंकि आज का ये जो लेक्चर है ये पूरा का पूरा इसी बारे में है कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को कौन रन करता है, मैनेज करता है, कंट्रोल करता है और उस पर पैसे लगाता है। आइए एक फ्लो चार्ट दिखाती हूं।
ये बोलते हैं कि हमने हमारी इंडियन इकोनॉमी को ना दो सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट सेक्टर इज नोन एज पब्लिक सेक्टर और सेकंड सेक्टर को हम बुलाते हैं प्राइवेट सेक्टर। वैसे तो पूरे लेक्चर में हमने इन्हीं के बारे में ही पढ़ना है, लेकिन एक बार फिर भी थोड़ा सा ब्रीफ में मैं बता देती हूं कि कौन सा सेक्टर किस चीज से रिलेट करता है। देखो, प्राइवेट सेक्टर नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये प्राइवेट लोगों से रिलेट करता होगा, आपके मेरे जैसे आम इंसानों से रिलेट करता होगा। सो जब कोई सेक्टर या जब कोई ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल्स या फिर ग्रुप्स के द्वारा रन किया जाए, मैनेज किया जाए, चलाया जाए, तो उसे हम बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर। और इसमें आती हैं ऑर्गेनाइजेशंस लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली, कोऑपरेटिव कंपनी, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। अब इनका क्या मतलब होता है वो तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं बेटा चैप्टर नंबर 2 में। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो जाके देख लीजिए, उसका वन शॉट बहुत पहले ही अवेलेबल करवा दिया था मैंने आप लोगों को। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर क्या होता है? वो सेक्टर जो कि प्राइवेट लोगों द्वारा, चाहे वो इंडिविजुअल्स हो या फिर ग्रुप में हो, पार्टनर्स बन के काम करे, उनके द्वारा रन किया जाता है, मैनेज किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, उसे हम बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर। वहीं पे जो हमारा पब्लिक सेक्टर है वो एक ऐसा सेक्टर है जो कि किसी भी वे में गवर्नमेंट से एसोसिएटेड होता है। मैम कैसे, गवर्नमेंट से कैसे एसोसिएटेड होगा? तो बेटा वो मैं बताऊंगी तुम्हें थोड़ी देर में। इस पब्लिक सेक्टर में आती हैं ऑर्गेनाइजेशंस लाइक डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस, गवर्नमेंट कंपनीज। मैम ये सारी क्या होती हैं? तो बेटा वही तो पढ़ना है, मैंने बताया था ना तुम्हें, सबसे लेंदी टॉपिक यही है जिसके फीचर्स भी पढ़ेंगे, मेरिट्स भी पढ़ेंगे, डीमेरिट्स भी पढ़ेंगे। तो बेटा ये वाला पार्ट जो है वो आप चैप्टर नंबर 2 में ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हो। ये वाला पार्ट अब हम पढ़ना शुरू करेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में। ठीक है, बट एक बार फिर से बता देती हूं, प्राइवेट सेक्टर कौन सा होता है? वो सेक्टर जिसको इंडिविजुअल्स या फिर ग्रुप्स रन करते हैं, मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं, चलाते हैं, उसमें पैसे लगाते हैं। ठीक है, जिनमें ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं। और पब्लिक सेक्टर कौन सा होता है? वो सेक्टर होता है जिसको एनीवे गवर्नमेंट रन करती है, चलाती है, पैसे लगाती है, कुछ भी ऐसा करती है। ठीक है, अब एक एक स्लाइड है वो देख लो थोड़ी सी। यहां ये बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर कंसिस्ट ऑफ बिजनेस ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। प्राइवेट सेक्टर में वो बिजनेसेस आते हैं जो कि इंडिविजुअल द्वारा रन किए जाते हैं या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स द्वारा रन किए जाते हैं। मतलब या तो इकलौता इंसान इन्हें रन करेगा या फिर बहुत सारे इंसान साथ मिलकर एक ग्रुप फॉर्म करेंगे और इसे रन करेंगे, जिसमें पार्टनरशिप, कंपनी, ये सब आ जाता है। और यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं जो कि हम चैप्टर 2 में पढ़ के आ चुके हैं, वो सारे के सारे लिखे हुए हैं। अब बात करते हैं पब्लिक सेक्टर के बारे में। यहां ये बोलते हैं पब्लिक सेक्टर कंसिस्ट ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन ओन्ड एंड मैनेज बाय गवर्नमेंट। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो समहाउ गवर्नमेंट द्वारा ओन और मैनेज की जाती हैं, उन्हें हम क्या बुलाते हैं? उन्हें हम बुलाते हैं पब्लिक सेक्टर। मैम कैसे मैनेज करी जाती होंगी, मतलब कौन सी गवर्नमेंट, क्या रोल रहता होगा? तो बेटा बताती हूं एक बार मैं आपको। यहां पे देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन जिसको पूरा का पूरा तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट ओन कर रहा है, मैनेज कर रहा है, चला रहा है, जिसे हम बोलते हैं होली ओन, वो हमारी क्या कहलाई जाएगी? पब्लिक सेक्टर का पार्ट कहलाई जाएगी। अच्छा, बिफोर दैट मैं एक और चीज आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। वैसे तो आई होप आप ये सारा अपना एसएसटी में पढ़ के आए हो 9th 10th में, बट स्टिल एक बार बता देती हूँ। हमारे इंडिया में ना, इंडिया का मैप नहीं बना पाऊंगी सॉरी, क्योंकि कुछ गलत बन जाएगा तो फिर गाली खाने वाले काम हो जाएंगे। सो हमारा जो इंडिया है ना, वहां पे फेडरल स्ट्रक्चर चलती है, या आई शुड से क्वाजी फेडरल चलती है। बहुत भारी भरकम वर्ड हो गया, बट इसका मतलब होता है पार्शियल, आधा अधूरा। ठीक है, और फेडरल का क्या मतलब होता है कि हमारे यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी है और हमारे यहां पे स्टेट गवर्नमेंट्स भी रहती हैं। देखा होगा ना आपने, एमपी की अपनी खुद की सरकार होती है, उत्तराखंड की अपनी खुद की सरकार होती है, यूपी की अपनी खुद की सरकार होगी, बिहार में अपनी खुद की सरकार होगी, है ना, और इंडिया की खुद की एक सरकार है। अभी फिलहाल मोदी जी हैं, है ना, कब तक रहेंगे वो नहीं पता अपन को।
सो बेसिकली इंडिया कैसे वर्क करता है, फेडरल स्ट्रक्चर या फिर क्वाजी फेडरल स्ट्रक्चर के बेसिस पे वर्क करता है कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी होती है जो पूरे इंडिया को कंट्रोल करती है, और स्टेट गवर्नमेंट्स भी होती हैं जो एक पर्टिकुलर स्टेट में काम करती हैं। फॉर एग्जाम्पल एमपी स्टेट की जो भी गवर्नमेंट होगी उसका राज सिर्फ और सिर्फ एमपी तक चलेगा, मध्य प्रदेश तक चलेगा, उसके बियॉन्ड नहीं जाएगा। ठीक है, सो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फेडरल स्ट्रक्चर, और ये पूरी तरीके से फेडरल नहीं होती, दैट्स व्हाई वी कॉल इट अ क्वाजी फेडरल, मतलब आधी अधूरी फेडरल स्ट्रक्चर। ओके, सो वापस आ जाते हैं यहां पे। देखिए ये बोलते हैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसे पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट ओन कर रही है वो पब्लिक सेक्टर में आएगी। फिर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे थोड़ा सा स्टेट गवर्नमेंट, थोड़ा सा सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलके कंट्रोल कर रहे हैं, वो भी पब्लिक सेक्टर में आएगी। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो पूरी की पूरी स्टेट द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, व्हेन आई से स्टेट तो उसका मतलब होगा स्टेट गवर्नमेंट, व्हेन आई से सेंट्रल तो उसका मतलब होगा सेंट्रल गवर्नमेंट, जो पूरी की पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ओन मैनेज कंट्रोल की जाती है वो भी पब्लिक सेक्टर में आएगी। उसके अलावा आधी अधूरी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा मैनेज की जाए, कंट्रोल की जाए, वो भी पब्लिक सेक्टर में आएगी। और ऐसे ही आधी अधूरी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा पार्शली या पार्टली जो भी बोल सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा रन की जाएगी, वो भी पब्लिक सेक्टर में आएगी। तो बेटा यहां से आपने क्या सीखा, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे तरीके से अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को ओन कंट्रोल मैनेज कर रहा है वो भी पब्लिक सेक्टर का हिस्सा बनेगी, या फिर वो पार्शली भी ऐसा कर रहा है, आधा अधूरा वे में भी कर रहा है कि थोड़ा सा मैं मैनेज कर लूंगा, थोड़ा सा तुम मैनेज कर लेना, प्राइवेट इंडिविजुअल्स या फिर स्टेट गवर्नमेंट के साथ, वो भी पब्लिक सेक्टर में आएगा। स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर कोई ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर रहा है तो वो भी पब्लिक सेक्टर का हिस्सा बनेगी। स्टेट गवर्नमेंट पूरा का पूरा कंट्रोल करके बैठा हुआ है वो भी पब्लिक सेक्टर का हिस्सा बनेगी, और स्टेट गवर्नमेंट आधा अधूरा भी किसी को मैनेज कर रहा है तो वो भी पब्लिक सेक्टर का हिस्सा बनेगी। इसके अलावा अगर पार्लियामेंट कोई एक्ट लाता है और उसकी वजह से कोई ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस में आती है वो भी पब्लिक सेक्टर में आएगी। ठीक है, सो ये सारी की सारी पब्लिक सेक्टर का हिस्सा होती हैं। मैम पार्लियामेंट क्या होता है, वो एक्ट लाता है, इसका क्या मतलब होता है, तो बेटा वो मैं अभी तुम्हें थोड़ी देर में बताऊंगी। ठीक है, डिटेल्ड वे में। तो मैं दोबारा से ना थोड़ी सी एसएसटी याद करवाऊंगी। जब मैं पेड लेक्चर्स में ये बता रही थी ना बच्चों को तो उनको ऐसा फील आ रहा था मैम आज तो ना बीएसटी छोड़ के हम एसएसटी पढ़ रहे हैं, तो होगा इस लेक्चर में ऐसा। ठीक है, ये बोलते हैं पार्टली ओन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा पूरा नहीं कर रही, पार्टली ऑन कर रही है, आधा अधूरा कर रही है। ठीक है, तो वो भी पब्लिक सेक्टर का हिस्सा होगी। होली ऑन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट ओन कर रही है। पार्टली ओन्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट आधा अधूरा ओन कर रही है। और होली ओन्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट मतलब पूरा का पूरा स्टेट गवर्नमेंट ओन कर रही है। पार्ट ऑफ द मिनिस्ट्री और कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के स्पेशल एक्ट से एग्जिस्टेंस में आई है या फिर मिनिस्ट्री उसे संभाल रही है तो भी वो पब्लिक सेक्टर का हिस्सा बनेगी। मैम मिनिस्ट्री क्या होता है, तो बेटा अभी 2 सेकंड रुक जा, बताती हूँ। ठीक है, 2 सेकंड रुक जाओ, बस उसी पे ही आएंगे। उससे पहले बस ये थोड़े से रेजोल्यूशन है वो पढ़ लेते हैं। बेटा देखो, जैसे साल की शुरुआत होती है और हम सब न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेते हैं कि इस साल हम पतला होके दिखाएंगे, इस साल हम ड्राइविंग सीखेंगे, इस साल हम जिम ज्वाइन करेंगे, ब्ला 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 ब्ला, राइट। वैसे ही हमारा देश भी कुछ रेजोल्यूशंस लेता है। 1947 में जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे, आजाद हुए थे, ब्रिटिशर्स हमें छोड़ के गए थे, तो 1948 में हमने एक रेजोल्यूशन लिया था जिसे हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, मतलब हमारे यहाँ की इंडस्ट्रीज कैसे चलेंगी, ऑर्गेनाइजेशंस कैसे चलेंगी उसके बारे में। इस रेजोल्यूशन में हमने क्या किया था, हमने जो हमारी प्राइवेट सेक्टर थी और पब्लिक सेक्टर थी उनके क्या क्या काम रहेंगे वो क्लियरली डिफाइन किया था। बेसिकली अगर बिल्कुल लेमन्स लैंग्वेज में बताऊं तो गवर्नमेंट ने बोला था ये सारे काम पब्लिक सेक्टर कर सकता है, ये बचे हुए काम प्राइवेट सेक्टर कर सकता है। मतलब उन्होंने क्लियरली डिफाइन कर दिया कि ये सारे काम सिर्फ यही कर पाएगा और कोई नहीं कर पाएगा, प्राइवेट सेक्टर इधर नहीं आ पाएगा।
ठीक है, जैसे रेलवेज वगैरह हो गया। रेलवेज में कभी भी गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को आने नहीं दिया था, वो बोलता था ये काम पब्लिक सेक्टर का बनता है तो वही करेंगे। तो सबके रोल्स डिफाइन कर दिए थे कि पब्लिक सेक्टर क्या कर सकता है, प्राइवेट सेक्टर क्या कर सकता है, और बहुत सारे एक्ट्स और रेगुलेशन लाए थे ओवरसी करने के लिए कि सब लोग अपना काम ढंग से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एक्ट्स एंड रेगुलेशंस का क्या मतलब होता है, लॉज होते हैं बेसिकली, कानून, ठीक है। बहुत सारे कानून लाए गए थे जिसके चलते हुए ये देखा जाता था कि सारे लोग ढंग से अपना काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उसके बाद 1956 में फिर से हमने रेजोल्यूशन लिया, इसको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। इसने बेसिकली पब्लिक सेक्टर के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए थे। इन्होंने बोला कि भाई पब्लिक सेक्टर ऐसे तो काम करता नहीं है, इसको ना कुछ एम्स देने पड़ेंगे, इसको कुछ गोल्स देने पड़ेंगे, ठीक है, इसको कुछ काम देने पड़ेंगे जिसके चलते हुए ये बढ़िया तरीके से काम करना शुरू करेगा। उसका काम ये था कि इंडिया में ग्रोथ बढ़ानी है, एक्सेलरेट करनी है। एक्सेलरेट क्या होता है, गाड़ी चलाई है कभी तुमने, 4 व्हीलर चलाई है, उसमें एक्सेलरेटर बेसिकली स्पीड अप कर देता है, उसकी वजह से गाड़ी भागती है। तो यहाँ पे हमें क्या करना था, ग्रोथ का एक्सेलरेटर दबाना था ताकि ग्रोथ भागे देश में, ठीक है। और इंडस्ट्रियलाइजेशन लानी थी, मतलब कंट्री में ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज खुले, ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो, ये मेक श्योर करना था, ठीक है। द पब्लिक सेक्टर वॉज गिवन अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस बट एट द सेम टाइम म्यूचुअल डिपेंडेंसी ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट वर एम्फसाइज। ये बोलते हैं इस समय भी हमने पब्लिक सेक्टर को बहुत इंपॉर्टेंस दी थी। बेटा देखो उसका एक रीजन है, हम नए नए इंडिपेंडेंट हुए थे, ज्यादा लोगों के पास पैसा होता नहीं था, प्राइवेट सेक्टर लोगों द्वारा रन किया जाता है ना, नॉर्मल इंडिविजुअल्स द्वारा रन किया जाता है ना। जब उनके पास पैसा ही नहीं होगा तो वो इंडस्ट्रीज खोलेंगे कहां से। गिने चुने ही कुछ लोग थे जिनके पास पैसा होता था, वो थोड़ा बहुत काम कर लेते थे, बाकी तो सारे गरीब ही हुआ करते थे। तो इसलिए ज्यादातर जिम्मेदारी किसने अपने सर पे उठा रखी थी, गवर्नमेंट ने उठा रखी थी। गवर्नमेंट ने बोला यार तुम सबके पास तो पैसा है नहीं, तो मुझे ही देखना पड़ेगा सब कुछ सोसाइटी का। तो पूरा का पूरा इंपॉर्टेंस किसके ऊपर दिया हुआ था हमने 1956 में भी, गवर्नमेंट के ऊपर दिया हुआ था, पब्लिक सेक्टर के ऊपर दिया हुआ था। इसके बाद 1991 इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई, ठीक है। जब वो एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे ना, तब इनको समझ में आ गया कि भैया गवर्नमेंट से तो अकेले हो नहीं पा रहा है, ठीक है, थोड़ा सा तो हमें प्राइवेट सेक्टर को भी लाना पड़ेगा। और ऑब्वियसली आईएमएफ ने भी बोला था कि एलपीजी तो तुम्हें लाना पड़ेगा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन तो तुम्हें लाना पड़ेगा, तुम्हें ज्यादातर सेक्टर्स में प्राइवेट बॉडीज को आने देना चाहिए। उसका एक रीजन भी है, तुमने हमेशा एनालाइज किया होगा, आई डोंट नो वेदर आई कैन से इट पब्लिकली और नॉट, मेरे पे केस वेस नहीं हो जाए, लेकिन पब्लिक वाले जो काम होते हैं, मतलब जो गवर्नमेंट वाले काम होते हैं, वो बहुत ही धीमी गति से चलते हैं। कोई छोटा सा भी काम करना है उसमें भी सालों लग जाते हैं, है ना। वहीं पे प्राइवेट लोग जब उस काम को करते हैं तो कैसे फटफट करते हैं कि बिल्कुल ऐसे बिंदास वे में 2 दिन में पुल तैयार करके खड़ा कर देंगे। तो ये चीज समझ में आ गई थी और 1991 में उन्होंने बोला कि नहीं भाई, प्राइवेट को मौका देना चाहिए, पब्लिक वाले अकेले काम नहीं कर पा रहे, गवर्नमेंट वाले अपना अकेले काम नहीं कर पा रहे, रेड टेपिज्म और ये सारी चीजों की दिक्कत जा रही है। क्या वो मतलब होता है रेड टेपिज्म का, भी हम डिस्कस करेंगे, ओके। सो बेसिकली गवर्नमेंट सब कुछ मैनेज नहीं कर पा रही, इसलिए प्राइवेट सेक्टर को भी आने देना चाहिए, डिसइन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट, बेटा मैं कहीं पे पैसे लगाती हूं तो उसे बोलते हैं इन्वेस्ट करना, मैंने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, मैं अपने पैसे वापस ले लेती हूं तो इसको बोलेंगे डिसइन्वेस्ट। सो बेसिकली ये बोला गया कि ऐसे सेक्टर्स जिसमें सिर्फ पब्लिक इन्वॉल्व थी, गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी, उसमें से गवर्नमेंट अपनी भागीदारी निकाले और प्राइवेट सेक्टर को आने दे, इसको हम बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। पब्लिक ने अपना, मतलब ग्रुप ने, गवर्नमेंट ने अपना हिस्सेदारी वापस ले लिया। फिर उसके बाद 10 वी हैव पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस को एग्जिस्टिंग इन इंडियन इकोनॉमी। इसकी वजह से 1991 के जो भी ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन के जो रिफॉर्म्स थे, उसके चलते हुए आज की डेट में इंडियन इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर भी देखने को मिलता है, पब्लिक सेक्टर भी देखने को मिलता है और ग्लोबल एंटरप्राइजेस भी देखने को मिलते हैं। ग्लोबलाइजेशन की वजह से ये रिफॉर्म आया है कि ग्लोबल एंटरप्राइजेस भी, बाहर की जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हिस्ट्री वाला पार्ट था, हल्का फुल्का था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हमारे गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर। बेटा आगे मैं जो भी पढ़ाने वाली हूं ना आपको, मैं पब्लिक सेक्टर का फर्स्ट पार्ट डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग आपको पढ़ाने वाली हूं, लेकिन उसको समझने के लिए ना आपको थोड़ा सा गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, ठीक है। देखो भाई, जैसे आपका स्कूल होता है, जैसे आप लोगों का स्कूल होता है, उसमें अलग अलग क्लासेस होती हैं, 10th क्लास हो गई, 11th क्लास हो गई, 9th क्लास हो गई। फिर उनके बाद उनमें अलग अलग सेक्शंस होते हैं,
सबको मिला के क्या बनता है? सबको मिला के आपका स्कूल बनता है। मानते हो कि नहीं मानते? ये हो गए हमारे सेक्शंस, ये रेड वाले हो गए हमारे क्लासेस। एक स्कूल कैसे बनता है? सारी क्लासेस को कंबाइन कर दो, सारे सेक्शंस जो कि क्लासेस का पार्ट है उनको कंबाइन कर दो तो स्कूल बन जाएगा। बेटा बिल्कुल एग्जैक्टली सेम वे में हमारी गवर्नमेंट भी है। ये ओवरऑल गवर्नमेंट है जस्ट लाइक स्कूल, ठीक है। अब गवर्नमेंट के अंदर हमने क्या कर रखा है? बहुत सारे पार्ट्स बनाए हुए हैं, बहुत सारे क्लासेस बनाए हुए हैं जिनको हम बोलते हैं मिनिस्ट्री, ठीक है। अब देखो ना, गवर्नमेंट सारी जगह थोड़ी ना एक साथ फोकस कर सकती है कि एग्रीकल्चर पे भी फोकस कर ले, इंडस्ट्री पे भी फोकस कर ले, कॉमर्स पे भी फोकस कर ले। गवर्नमेंट को भी क्या करना पड़ेगा? हिस्से बनाने पड़ेंगे ना, कि ये वाला हिस्सा वो काम निपटा ले, ये वाला हिस्सा वो काम निपटा ले, ये वाला हिस्सा वो काम निपटा ले। तो गवर्नमेंट को हमने क्या किया हुआ है? बांटा हुआ है डिफरेंट डिफरेंट हिस्सों में, जिनको एक एक रिस्पेक्टिव काम दे रखा है। इन हिस्सों को हम बुलाते हैं मिनिस्ट्रीज, ठीक है। इनको हम क्या बुलाते हैं? मिनिस्ट्री बुलाते हैं, ठीक है। अब इन मिनिस्ट्रीज को हमने फर्दर बाइफिकेट कर रखा है, सेग्रीगेट कर रखा है, किसमें? डिपार्टमेंट्स में। जैसे डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस मिलके एक क्लास बनाते हैं ना, वैसे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स मिलके एक मिनिस्ट्री बनाते हैं। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, गवर्नमेंट ओवरऑल है, ठीक है। अब रेलवेज को मैनेज करने के लिए हमने मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बना रखा है, ठीक है। तो इस मिनिस्ट्री का काम क्या होगा? इसका पूरा का पूरा काम होगा कि बस रेलवे का काम देखना है, दैट्स इट। इसको फर्क नहीं पड़ता एग्रीकल्चर में क्या चल रहा है, इसको फर्क नहीं पड़ता इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। इसका मेन फोकस होना चाहिए कि मुझे तो रेलवे को आगे लेके जाना है। अब रेलवे में भी 10 काम होते हैं, लोगों की अपॉइंटमेंट होती है, रेलवे बनाने का काम होता है, मतलब रेल्स, गाड़ी वगैरह, क्या बोलते हैं उसको, डब्बे वब्बे बनाने का काम होता है। अब तुम समझ जाना जो भी मैं बोलना चाह रही हूँ, ठीक है। उसके अलावा टीसी वगैरह अपॉइंट करने का काम होता है। तो बहुत मल्टीपल काम्स होते हैं ना। अब उसको भी तुम ऐसे रख दोगे कि जिसका जो मन करे वो कर ले मिनिस्ट्री में, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो तुम क्या करोगे? उसमें डिपार्टमेंट्स बना दोगे कि तुम्हें हायरिंग करनी है रेलवे के लिए, तुम्हें डब्बे बनाने का काम दिया जाएगा, तुम्हें इधर चेक करने का काम दिया जाएगा, तुम्हें शेड्यूल मेंटेन करने का काम दिया जाएगा। तो ऐसे डिपार्टमेंट्स बना दिए। तो डिपार्टमेंट से बनती है मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री से बनता है गवर्नमेंट। जैसे स्कूल बनता है किससे? क्लासेस से, और क्लासेस बनती हैं किससे? अलग अलग सेक्शन से। आ गई बात समझ? इतना आया? सो यहां पे देखिए, ये बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट किस प्रकार से चलता है। गवर्नमेंट को हमने क्या किया है? डिवाइड किया है अलग अलग मिनिस्ट्रीज में। फॉर एग्जांपल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, फॉर एग्जांपल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, फॉर एग्जांपल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। उसके बाद हर मिनिस्ट्री को डिवाइड किया गया है डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, जिनका काम होता है उस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री का काम करना, आगे लेके जाना। मैम क्यों पढ़ा रही हो एसएसटी हमें? तो बेटा जो हमारा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है ना, वो डिपार्टमेंट के रूप में ही खुलता है। दैट्स वाई ये स्ट्रक्चर आपको समझना जरूरी था। आ जाइए बता देती हूं मैं यहां पे। हमारा पब्लिक सेक्टर का जो पहला ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम होता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। और इसका क्या मतलब होता है? ये बोलते हैं दीज एंटरप्राइजेस आर एस्टेब्लिश्ड एज डिपार्टमेंट्स ऑफ द मिनिस्ट्री। इन एंटरप्राइजेस को हम कैसे बनाते हैं? इनको हम डिपार्टमेंट्स के रूप में क्रिएट करते हैं। आर कंसिडर्ड पार्ट ऑफ एन एक्सटेंशन और एन एक्सटेंशन ऑफ मिनिस्ट्री इटसेल्फ। मिनिस्ट्री का एक हिस्सा डिपार्टमेंट, इस रूप में हम डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग्स को बनाते हैं। मतलब ये किस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन होती है? ये डिपार्टमेंट के रूप में बनी हुई ऑर्गेनाइजेशन होती है। गवर्नमेंट है, मिनिस्ट्री को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो एक डिपार्टमेंट को हम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग बोल देते हैं। जो क्या काम करती है, जिसका एक निर्धारित काम होता है, वही उसको करना होता है। द गवर्नमेंट फंक्शंस थ्रू दीज डिपार्टमेंट्स एंड द एक्टिविटीज परफॉर्म देम आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट अपना काम इन डिपार्टमेंट्स के थ्रू करवाती है, जिसकी वजह से इनको गवर्नमेंट का अंदर का पार्ट माना जाता है। अब मैं आपको एग्जांपल दूंगी ना, वहां से आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। ये देखिए, हमारा रेलवे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में आता है। ये गवर्नमेंट का हिस्सा है, गवर्नमेंट का पार्ट है। गवर्नमेंट का काम ट्रेन चलाना, लोगों को इधर से उधर पहुंचाना, वो पूरा का पूरा काम रेलवेज करती है। तो रेलवेज हमारी क्या है? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है। पोस्ट ऑफिस,
पोस्ट ऑफिस क्या करती है, हमारा कुरियर कहीं से कहीं पहुंचाने का काम करती है ना। ये भी क्या है, ये हमारी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है। सो बेसिकली गवर्नमेंट का, मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट जो कि एक निर्धारित काम कर रहा होता है, चाहे वो रेलवेज का, पोस्ट ऑफिस का, कोई भी काम कर रहा होता है, उसे हम बोलते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। ये होती एक ऑर्गेनाइजेशन ही है, पब्लिक सेक्टर की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम पहले से डिसाइड कर रखा है गवर्नमेंट ने। ठीक है, अब इसके बारे में और बात की जाए तो ये बोलते हैं दे एक्ट थ्रू द ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड इट्स एम्प्लॉयज आर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। जितने भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स हैं उसमें जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो सारे क्या बुलाए जाते हैं, वो सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज बुलाए जाते हैं। बेटा ऑब्वियस सी बात है ना, तुम एक बात सोच के देखो, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज में बटी हुई है, मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स में बटे हुए हैं, तो डिपार्टमेंट्स में जो भी लोग काम कर रहे होंगे तो गवर्नमेंट के ही काम होंगे ना, एम्प्लॉयज गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज होंगे ना भैया। जो लोग भी गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं वो सारे क्या गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज का हिस्सेदारी नहीं बांटते होंगे, बोले जाते होंगे ना। तो बस वही चीज यहाँ लिखी हुई है कि ये सारे गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज माने जाते हैं। गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज की जैसे प्रमोशन होती है इनकी भी होती है, उनकी जो सैलरी होती है इनकी भी होती है, उनके लिए जो एक्ट्स आते हैं वो इनके ऊपर भी लागू होते हैं। These undertakings may be under the central or state government and the rules of central or state government are applicable। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में भी हो, स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में भी ये सब आ सकते हैं। जैसे सेंट्रल में हम बाइफिकेशन करते हैं ना मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स में, वैसे स्टेट में भी होता है। तो डजंट मैटर स्टेट की डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है या फिर सेंटर की है, दोनों ही सेम काम करेगी। ओके, फॉर एग्जाम्पल रेलवेज, पोस्ट, टेलीग्राफ डिपार्टमेंट, ये सारे के सारे हमारे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं। अंडरस्टूड। अब आगे इस लेक्चर में कहीं पे तुम मुझे DU लिखते हुए देखो तो समझ जाना ये दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं है, ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के बारे में बात हो रही है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है, मैंने क्रिएट की है। ओके, पेपर में मत लिख के आना, पहले बता रही हूँ, कहीं पेपर में लिखा और बाद में बोलो कि यार मैडम आपने मार्क्स कटवा दिए। ये मेरा शॉर्ट फॉर्म है, मैं पूरा पूरा नहीं लिखूंगी, मैं हाफ हाफ वे में लिखूंगी। ओके, चलो अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के बारे में। इन फीचर्स को जान जाओगे ना तो तुम्हें डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहला है गवर्नमेंट फंडेड, दूसरा है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, तीसरा है मिनिस्ट्री कंट्रोल, फिर है डिपार्टमेंटल सब डिविजन, फिर है ऑडिट एंड अकाउंटिंग कंट्रोल। क्या मतलब होता है किसका, वन बाय वन लेट अस अंडरस्टैंड। पहला है गवर्नमेंट फंडेड, ये बोलते हैं जितने भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स हैं, रेलवेज हैं, पोस्ट है, ये है वो है, इनके लिए पैसा कहां से आता है, इनको चलाने के लिए कहां से फंड्स आते हैं, तो आंसर है गवर्नमेंट से आते हैं। गवर्नमेंट जिन जिन लोगों को फंड्स देता है वो सारा का सारा बजट में गवर्नमेंट के डिसाइड किया जाता है। वो बजट जो पहले मार्च में आया करता था और आजकल फरवरी की स्टार्टिंग में ही आ जाता है, उस बजट में हर एक डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को कितने पैसे देने हैं वो डिसाइडेड होता है पहले से। सो गवर्नमेंट फंडेड का मतलब है कि इनकी फंडिंग का मतलब तो पता है ना तुम लोगों को, पैसे कहां से आते हैं, पैसे कहां से आते हैं। सो गवर्नमेंट की जो ये मतलब जो ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स हैं उनकी पूरी की पूरी फंडिंग गवर्नमेंट ट्रेजरी से होती है। मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड ट्रेजरी, बेटा खजाना। गवर्नमेंट का जो खजाना होता है ना, उसका जो लॉकर है जहां पे गवर्नमेंट अपने पूरे पैसे रखती है सेव करके, वहां से पैसे निकाले जाते हैं इन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के लिए। और ये जो भी कमाती हैं, इसका जो भी रेवेन्यू होता है वो भी वहीं पे डलता है। मतलब गुल्लक है गवर्नमेंट की। ठीक है, निकाले हैं पैसे तो डालने भी पड़ेंगे, है ना। तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स जो भी रेवेन्यू कमाती हैं, जो भी उनकी कमाई होती है, रेवेन्यू का मतलब होता है जो भी तुमने अर्न किया है, वो कहाँ जाता है, इज ऑल्सो पेड इनटू द ट्रेजरी। जहां से निकाला वहीं से जाए, वहीं पे ही जाएगा वापस। ओके, उसके बाद ऑडिट एंड अकाउंटिंग कंट्रोल। सबसे पहले तो इस वर्ड का मतलब समझो, ऑडिट का मतलब क्या होता है। बेटा देखो, अकाउंटिंग का मतलब तो तुम्हें पता होगा ना, जो ये तुम अकाउंट्स प्रिपेयर करते हो वो अकाउंटिंग कहलाया जाता है। ऑडिट वर्ड यहाँ पे मेन है। तुमने कभी किसी सीए को ये बोलते हुए देखा है कि यार ऑडिट करने जाना है मुझे, या किसी सीएस को बोलते हुए देखा है कि ऑडिट करने जा रहा हूं मैं, सेक्रेटरियल ऑडिट, सुना है कभी? क्या मतलब होता है इसका एग्जैक्टली? देखो, हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं, उसमें हम हर एक चीज लिखते हैं कि यहां पे हमारी स्पेंडिंग हुई, यहां से हमारा पैसा आया था, सब कुछ लिखते हैं। अब
हमने यहां पे इतने रुपए खर्च करे, क्या प्रूफ है उसका? सामने वाला बिल ला के दिखा देगा कि देखो ये प्रूफ है कि हमने इतने पैसे खर्च करे, वो बिल दे देगा आपके सामने। अब इस बिल को देखोगे और बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देखोगे और मैच करोगे, 5 लाख लिखा हुआ है, यहां पे भी 5 लाख लिखा हुआ है, ओके ऑडिट हो गया, चेक हो गया। सो बेसिकली ऑडिटिंग का मतलब होता है चेकिंग, ये चेक करना कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो भी फिगर्स मेंशन्ड हैं, जो भी चीजें मेंशन्ड हैं, क्या उससे रिलेटेड इनवॉइसेस भी हैं, कहीं इंसान झूठ तो नहीं बोल रहा है, 1 लाख का खर्चा करके कहीं 10 लाख तो नहीं दिखा रहा, ये मेक श्योर करना ऑडिटिंग में आता है। सो ऑडिटिंग का मतलब होता है चेकिंग, ये मेक श्योर करना कि जो भी मेंशन किया गया है वो वाकई में हुआ है कि नहीं हुआ है, फर्जी वाला तो नहीं चल रहा है कहीं पे। सो ये बोलते हैं कि जिस प्रकार से गवर्नमेंट की बाकी सारी एक्टिविटीज, बाकी सारे डिपार्टमेंट्स, बाकी सारी मिनिस्ट्रीज की ऑडिटिंग होती है, बिल्कुल उसी प्रकार से हमारे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की भी ऑडिटिंग होती है। बिल्कुल सेम चेकिंग के रूल्स चलते हैं, बिल्कुल सेम अकाउंटिंग के रूल्स चलते हैं यहाँ पे। ओके, देन दे से गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, ये बोलते हैं जो भी लोग रेलवेज के लिए, पोस्ट के लिए, पोस्ट ऑफिस के लिए, टेलीग्राफ के लिए ये लोग काम कर रहे हैं, वो सारे के सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज माने जाते हैं। द एम्प्लॉयज ऑफ द एंटरप्राइज आर गवर्नमेंट सर्वेंट्स एंड देयर रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस आर द सेम ऑफ दैट ऑफ अदर एम्प्लॉयज डायरेक्टली अंडर द गवर्नमेंट। इनकी रिक्रूटमेंट भी वैसे होते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिक्रूटमेंट? उठा के लाना मार्केट से और अपने जगह पे बिठाना, दैट इज कॉल्ड रिक्रूटमेंट, बेसिकली जॉब देना। ठीक है, सो रिक्रूटमेंट कैसे होगी, जॉब कैसे मिलेगी, जैसे बाकी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की होती है बिल्कुल वैसे ही इन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की भी होगी, और जो टर्म्स उनके ऊपर लागू होंगी बीइंग अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वो सारी इनके ऊपर भी लागू होगी। कौन कौन सी टर्म्स होती हैं? रिटायरमेंट 62 में होएगी, 60 में होएगी, 64 में होएगी, ऑफिस कितने बजे आना पड़ेगा, कितनी सैलरी विड्रॉ करोगे, वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस। नेक्स्ट है हमारा डिपार्टमेंटल सब डिविजन। इसका क्या मतलब होता है? ये बोलते हैं दे आर कंसिडर्ड टू बी मेजर सब डिविजन ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड आर सब्जेक्ट टू डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री। गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को हमने मिनिस्ट्री में बांटा, मिनिस्ट्री को हमने डिपार्टमेंट में बांटा, ये या तो डिपार्टमेंट के रूप में होंगे या डिपार्टमेंट के भी एक हिस्से के रूप में होंगे। तो भाई सबसे पहली नजर इस पे किसकी होगी? जो इसका माई बाप है, मिनिस्ट्री। उसके बाद इस पे नजर किसकी होगी? गवर्नमेंट की। तो डायरेक्ट सुपरविजन रहता है मिनिस्ट्री का, क्या काम कर रहे हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग वाले, कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे, इधर का इधर तो नहीं कर रहे कुछ, वो सारा मेक श्योर करती है मिनिस्ट्री। डायरेक्ट कंट्रोल आता है मिनिस्ट्री का इनके ऊपर। फिर लास्ट है मिनिस्ट्री कंट्रोल, सेम चीज बोली हुई है, दे आर अकाउंटेबल। अकाउंटेबल का क्या मतलब होता है? आंसरेबल। मैम आंसरेबल का क्या मतलब होता है? जवाबदेही, किसको जवाब देना है आपको। तो ये बोलते हैं ये जो मिनिस्ट्री, जो हमारे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स होते हैं उनको जवाब देना रहता है मिनिस्ट्री को, जो भी उनकी कंसर्न मिनिस्ट्री होते हैं ना, जैसे रेलवे वाले को मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे वाले को जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वर्क करते हैं। ये थे 5 फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेरिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, मतलब क्या पॉजिटिव बातें हैं इनके बारे में। पहला ये बोलते हैं पार्लियामेंट्री कंट्रोल, दूसरा ये बोलते हैं पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, तीसरा ये बोलते हैं नेशनल सिक्योरिटी, और चौथा ये बोलते हैं रेवेन्यू टू ट्रेजरी। क्या मतलब होता है इनका? लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन। पहला पॉइंट पार्लियामेंट्री कंट्रोल बोलता है, अच्छा तुम लोगों को ये तो पता है ना कि पार्लियामेंट क्या होता है? गवर्नमेंट का वो हिस्सा जो कि पूरी कंट्री के लिए लॉस बनाने का काम करता है, कानून बनाने का काम करता है, एक्ट्स लाता है, उसे हम बोलते हैं पार्लियामेंट। अब और ज्यादा डिटेल्ड वे में मैं तुम्हें इसके बारे में बताऊंगी जब हम स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन पढ़ रहे होंगे, बट फिलहाल के लिए इतना समझ लो, गवर्नमेंट का वो हिस्सा या फिर हमारे देश में जो ऑर्गेनाइजेशन कानून बनाती है, लॉज बनाती है, उसे हम पार्लियामेंट बोलते हैं। इस पॉइंट में ये बोलते हैं दीज अंडरटेकिंग्स, बोले तो डीयूज डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, फैसिलिटेट द पार्लियामेंट टू एक्सरसाइज इफेक्टिव कंट्रोल ओवर देयर ऑपरेशंस। जो हमारी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स हैं वो ऑपरेट कैसे करेंगी, रेलवेज, पोस्ट ऑफिस कैसे ऑपरेट करेंगे, कैसे चलेंगे, वो सारे की सारी जिम्मेदारी होती है पार्लियामेंट की डिसाइड करने की। पार्लियामेंट बताता है कि भैया तुम्हें इस प्रकार से ऑपरेशन करना है, तुम्हें इस तरीके से काम करना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है पब्लिक अकाउंटेबिलिटी।
सबसे पहले तो ये समझिए इस वर्ड पब्लिक अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है। पब्लिक बोले तो जनता, आप में हम लोग, हम किस में आते हैं, पब्लिक में आते हैं। दूसरा है अकाउंटेबिलिटी, जिसका मतलब होता है आंसरेबिलिटी, मतलब जवाबदेही। ये बोलते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स किस प्रकार से चल रहे हैं, वो चीज का हिसाब किताब देना पड़ता है पब्लिक को, जनता को। जनता के टूवर्ड्स डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की जवाबदेही होती है, जवाबदेही होती है। ठीक है, तो किस तरीके से ऑपरेशन चल रहे हैं, कुछ गलत तो नहीं चल रहा, सब सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, ये सब इन्हें बताना पड़ता है पब्लिक को। हमेशा ये पब्लिक के लिए आंसरेबल रहेंगे, अकाउंटेबल रहेंगे। अब आपके दिमाग में आएगा क्यों रहेंगे भैया, ये तो अपना काम कर रहे हैं, हमें क्यों जवाब देंगे। तो बेटा एक बात बताओ, इनके ऊपर पैसा कौन स्पेंड करता है, इनके लिए पैसा गवर्नमेंट अपनी ट्रेजरी से निकालती है, अपने लॉकर से निकालती है। और गवर्नमेंट को पैसा कौन देता है, गवर्नमेंट के लॉकर में पैसा डालने का काम कौन करता है, आप में हम जैसे लोग, जनता। तो अल्टीमेटली डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स हमारे पैसे से चल रहे हैं, और जो चीज हमारे पैसे से चल रही है वो कैसे चल रही है, सही चल रही है, गलत चल रही है, उसकी जिम्मेदारी क्या हमारी, मतलब सामने वाले की क्या जिम्मेदारी नहीं है वो चीज हमें बताने की, है ना। तो जवाबदेही बनती है। ये बोलते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो लोगों को आंसर दे कि उनका पैसा जो लगाया जा रहा है इन पे, क्या वो प्रोडक्टिवली इस्तेमाल हो भी रहा है या नहीं हो रहा, वेस्ट तो नहीं हो रहा। देन नेशनल सिक्योरिटी, जहां देश की सिक्योरिटी की बात आए उसके लिए हम मोस्ट सुटेबल मानते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स को। जब भी ऐसे देश की सिक्योरिटी के ऊपर कोई क्वेश्चन खड़ा हो जाता है, कुछ कंसर्न आ जाता है, तो उस टाइम पे सबसे भरोसेमंद हमारे लिए होता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, क्योंकि ये गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में होता है और इसके साथ कुछ छेड़खानी करना ज्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता। प्राइवेट वालों के साथ अपन जा नहीं सकते, क्योंकि यू नेवर नो कौन आउटसाइडर से मिल जाए, टेररिस्ट लोगों से मिल जाए, नहीं पता। लेकिन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स क्योंकि गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर डायरेक्टली आती है, तो ये नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दों पे सबसे ज्यादा मददगार साबित होती है। फिर है रेवेन्यू टू ट्रेजरी। ट्रेजरी मैंने आपको बताया था गवर्नमेंट का पिगी बैंक, ठीक है। तो जितना भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कमाती है वो पूरा का पूरा रेवेन्यू वहां चला जाता है। द रेवेन्यू अर्न्ड बाय एंटरप्राइजेस goes directly to the treasury and is source of income for the government। गवर्नमेंट के लिए एक सोर्स ऑफ इनकम है जहां से वो पैसा लेते हैं, मतलब मेजरली तो गवर्नमेंट हम लोगों के टैक्सेस से ही पैसा लेते हैं, लेकिन उसके अलावा और कौन कौन से जरिए से गवर्नमेंट पैसा कमाती है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स को अच्छी तरीके से चला के वो जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो भी वो अपने लिए इस्तेमाल करती है, अपने उसमें डालती है, ट्रेजरी में डालती है, पॉकेट मनी के रूप में लेके जाती है, या पिगी बैंक में डालती है, जो मर्जी बोलना चाहो बोल सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं डीमेरिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के बारे में। भाई ऑब्वियसली जहां पे फायदे हैं वहां नुकसान तो होंगे ही होंगे, और यहां पे नुकसान थोड़े से ज्यादा है। जैसे कि नो फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, अपने अकॉर्डिंग चेंजेस लाना, अपने अकॉर्डिंग बदलाव कर लेना, वो नहीं होता यहां पे। दूसरा है डिलेड डिसीजंस, जो फैसले आते हैं वो बहुत देरी से आते हैं। मिसेस अपॉर्चुनिटीज, मौके छूट जाते हैं। रेड टेपिज्म, ये मैंने आपको मेंशन किया था ना स्टार्टिंग में कि ये वर्ड आएगा, अब क्या मतलब होता है वो समझाऊंगी। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, इनसेंसिटिव। आइए समझते हैं वन बाय वन। सबसे पहले है नो फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स किसके अंडर आता है, गवर्नमेंट के अंडर आता है। जो चला रहा है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को, मतलब चला रहा है एज एन लाइक जो वहां पे डेली मैनेजमेंट देखता है, डे टू डे एक्टिविटीज देखता है, उसको पता है कि भैया हर चीज गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी, मुझे कुछ भी करना है ना तो उससे पूछना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ये कोई मिस्टर एक्स थे, ठीक है, जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की मेन चेयर पे बैठे हुए थे। इन्हें कोई फैसला लेना था तो इनको पहले इनको पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, इनको पहले गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा। अपने अकॉर्डिंग ये कुछ नहीं कर सकते, इनको सारी चीजें पूछ पूछ के करनी पड़ती हैं। तो ये इसलिए बोलते हैं नो फ्लेक्सिबिलिटी। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स फेल्स टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी व्हिच इज एसेंशियल फॉर द स्मूथ ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। कई बार अगर हमें बिजनेस अच्छे तरीके से करना होता है ना, हमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है कि अपने अकॉर्डिंग हमने मोल्ड कर लिया चीजों को, लेकिन वो चीज यहाँ पे नहीं अलाउड है।
ठीक है। दूसरा है डिलेड डिसीजंस। देखो यहाँ पे जितने भी डिपार्टमेंट के हेड्स होते हैं, जितने भी लोग होते हैं, जैसे मैंने एक्स का इंसान का एग्जाम्पल दिया आपको, उनको कुछ भी करना होता है ना तो उनको पहले पूछना पड़ता है मिनिस्ट्री के लोगों से। ये डिपार्टमेंट है, ये मिनिस्ट्री है, इनको कुछ भी करना है ये पहले मिनिस्ट्री वाले से पूछेंगे, सर हम ऐसा कर सकते हैं, मैडम हम ऐसा कर सकते हैं। फिर भाई वो भी कौन है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, वो भी एक बार में तो सीधा सीधा आंसर करेंगे नहीं, वो बोलेंगे कल फोन करना, लंच टाइम चल रहा है। तो ऐसे में डिसीजंस बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं, जो फैसला लेना होता है वो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। वही चीज़ यहाँ पे बोल रहे हैं, द एम्प्लॉयज और हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स ऑफ द अंडरटेकिंग्स आर नॉट अलाउड टू टेक इंडिपेंडेंट डिसीजंस। उनको अलाउड ही नहीं होता अपने फैसले खुद लेना, उनको हर एक चीज़ पूछ पूछ के करनी पड़ती है। जैसे तुम लोगों को घर में कुछ भी करना पड़ता है, तुम्हें पापा की परमिशन लेनी पड़ती है ना, छोटी बात हो बड़ी बात हो, हर चीज़ के लिए। बिल्कुल ऐसे ही गवर्नमेंट यहाँ पे इनका पापा है, जिससे इनको परमिशन लेनी ही पड़ती है काम करने से पहले, डिसाइड करने से पहले। अच्छा, ये बोलते हैं कई बार ना परमिशन लेने के चक्कर में या ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर्स के चक्कर में, ब्यूरोक्रेटिक, सबसे पहले तो ब्यूरोक्रेसी समझो क्या होता है। ये जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, आईएफएस ऑफिसर्स होते हैं, आईआरएस ऑफिसर्स होते हैं, इनको ब्यूरोक्रेट्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये जितनी भी गवर्नमेंट की फंक्शनिंग होती है ये लोग देखते हैं, ठीक है। अब इनके ना प्रोसीजर्स बहुत लेंदी होते हैं कि कुछ छोटा सा भी फैसला लेना है तो पहले इससे पूछोगे, फिर इससे पूछोगे, फिर इससे पूछोगे, फिर इससे पूछोगे, लिखित में लोगे, 4 जगह दिमाग लगाओगे, किसी भी चीज को डिसाइड करने के लिए 7 दिन का समय दोगे, 15 दिन लगा दोगे, तो बहुत ज्यादा डिले हो जाता है। और कई बार क्या होता है, मौके आते हैं और वो निकल जाते हैं, ये लोग उससे पहले डिसाइड ही नहीं कर पाते कि इनको उस मौके को चूज करना भी है कि नहीं करना। हमेशा बोला जाता है ना कि लाइफ में मौका एक बार आता है, आएगा, फट से तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा, तभी तुम उसका मौका का फायदा, तभी तुम उस चीज का फायदा उठा पाओगे। तो यहाँ पे वो चीज कई बार मिस हो जाती है, क्योंकि ये लोग जल्दी डिसीजन नहीं लेते, इनके प्रोसीजर्स बहुत लेट चलते हैं, इनके तरीके काम करने के बहुत लेट हैं, ठीक है। इसके बाद और कई बार क्या होता है, वो लोग बहुत कंजर्वेटिव भी होते हैं। कंजर्वेटिव अप्रूवल्स मतलब बहुत सोच समझ के आंसर देते हैं, ये फायदेमंद होगा, नहीं होगा, नहीं इस पे रिस्क नहीं लेते, छोड़ दो। कंजर्वेटिव का मतलब होता है कम रिस्क लेना, ठीक है। सो रिस्क नहीं लेते, इस वजह से भी कई अपॉर्चुनिटीज, कई मौके इनके हाथ से छूट जाते हैं। फिर आता है हमारा वर्ड रेड टेपिज्म। इसका क्या मतलब होता है, ये बोलता है देयर इज रेड टेपिज्म एज डे टू डे ऑपरेशन कैन नॉट बी टर्मिनेटेड थ्रू द प्रॉपर चैनल्स ऑफ अथॉरिटी। रेड टेपिज्म का मतलब होता है बहुत ज्यादा पेपर वर्क करना, मतलब किसी भी चीज को इतना ज्यादा डिले कर देना पेपर वर्क के चक्कर में, उसे हम बोलते हैं रेड टेपिज्म। और हमें पता है गवर्नमेंट का हर काम पेपर से शुरू होता है, चाहे डिजिटलाइजेशन आ गया उसके बाद भी इतने पेपर्स इतने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से कई बार इन लोगों की परफॉर्मेंस हैम्पर होती है, ठीक है। देन है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। भाई अब देखो मिनिस्ट्री में कौन बैठते हैं, पॉलिटिशियंस बैठते हैं। मिनिस्ट्री में मिनिस्टर्स बैठते हैं, मिनिस्टर्स कौन होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं। तो पॉलिटिशियंस अगर कहीं पे बैठे हुए हैं और वो अपनी नाक बीच में ना घुसाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कई बार मैं लेक्चर बनाते बनाते ऐसे फंसने वाले काम कर देती हूँ कि मुझे भी आगे चल के माफी वाली वीडियो अपलोड करनी, सॉरी जोक्स अपार्ट। एनीवेज वापस आ जाते हैं। सो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस में क्या होगा, जो ये मिनिस्टर्स है ये अपनी नाक बहुत ज्यादा बीच में घुसाते हैं, जिसकी वजह से अगेन इन लोगों का काम हैम्पर हो जाता है। तुम बताओ, तुम मस्त बढ़िया तरीके से अपना काम कर रहे हो और बाद में बार बार कोई इंसान उसमें पोक करे जा रहा है, बार बार बोले जा रहा है अरे ये ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए, ये मत करो, वो मत करो, तो तुम इरिटेट नहीं हो जाओगे, तुम क्या वो काम ढंग से कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के साथ यही होता है, बार बार मिनिस्टर्स जब या बार बार पॉलिटिशियंस जब अपनी नाक घुसाते हैं ना, तो इनको लगता है यार तुम ही कर लो यार काम बढ़िया, हमें तो छोड़ ही दो तुम। तो इस वजह से इनका अगेन परफॉर्मेंस क्या होता है, हैम्पर होता है। इनसेंसिटिव, कई बार क्या होता है, देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ना अपने कस्टमर्स की वजह से चलती है, अपने लोगों की वजह से चलती है, जो उन सर्विसेज को यूज कर रहे होते हैं या गुड्स को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो हमेशा हर ऑर्गेनाइजेशन ट्राई करता है कि मैं वो चीजें प्रोड्यूस करूं या वो चीजें दूं जो मेरे कस्टमर को चाहिए, राइट। बट यहां पे ऐसा नहीं होता, ये लोग बोलते हैं हमारे पास यही है, तुम्हें चाहिए तो तुम ले लो वरना तुम घर निकल लो। तो वो इनसेंसिटिव हो जाते हैं कस्टमर्स की, क्लाइंट्स की, लोगों की डिमांड्स को लेके। उनको होता है हम तुम्हें ये दे सकते हैं, तुम्हें चाहिए तो तुम ले लो, नहीं चाहिए तो तुम अपना रास्ता खुद निपटा लो, जो देखना है वो देख लो। These organizations are usually insensitive to consumer needs and do not provide adequate services to them. Adequate services provide नहीं करते और insensitive हो जाते हैं, नहीं सोचते उनके बारे में इतना ज्यादा।
ठीक है, ये भी क्या है, एक डीमेरिट है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का। और इसी बात पे हमारा खत्म होता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का टॉपिक, और अब हम शुरू करने जा रहे हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के बारे में पढ़ना। बट ये चीज आपको तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक आपकी एसएसटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगी। कुछ बच्चों की तो ऑलरेडी होगी क्योंकि तुम बहुत बुद्धिजीवी लोगों से पढ़ के आते हो 10th क्लास में, बट जिन लोगों की नहीं है उनको मैं पढ़ा देती हूँ थोड़ा बहुत। आ जाओ। सो भाई देखो, हमारी गवर्नमेंट ना, या हमारे इंडिया में ना, पावर जो है ना वो 3 पार्ट्स में बटी हुई है। ठीक है, कैसे कैसे? एक है लेजिस्लेशन, एक है एग्जीक्यूटिव जिसको आप एग्जीक्यूटिव भी बोलते हैं, और एक होता है जुडिशरी। किसका क्या काम होता है? लेजिस्लेचर का काम होता है लॉ बनाने का, एग्जीक्यूटिव का काम होता है लॉ को इंप्लीमेंट करने का या फिर एग्जीक्यूट करने का, और जुडिशरी का काम होता है पनिशमेंट देने का प्लस मेक श्योर करने का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। ठीक है, अब हमारा जो मेन कंसर्न वाला मुद्दा है ना वो है ये, इंडिया में जो लोग लॉ बनाते हैं उनको हम लेजिस्लेशन बोलते हैं, और लेजिस्लेशन में आते हैं सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट और स्टेट लेवल पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज या काउंसिल्स। मतलब ऐसा होता है कुछ स्टेट्स में दोनों होते हैं, कुछ स्टेट्स में सिर्फ एक ही होते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। डिपेंड करता है स्टेट का साइज क्या है। जो बड़े बड़े स्टेट्स है ना वहां दोनों ही पाई जाती हैं, और जहां छोटे छोटे स्टेट्स होते हैं वहां एक ही असेंबली पाई जाती है। ठीक है, ये भी हमारा मेन कंसर्न का मुद्दा नहीं है, अभी फिलहाल हमें पार्लियामेंट पे फोकस करना है। पार्लियामेंट में आता कौन कौन है पहले वो समझो। पार्लियामेंट में आता है लोकसभा, राज्यसभा। बेटा अगर तुम इस देश में रह रहे हो ना और तुम्हारा पेपर नहीं भी है इससे रिलेटेड, तब भी तुम्हें ये स्ट्रक्चर तो पता होना ही चाहिए। वरना ना, मैंने अभी वो जो प्रोटेस्ट हुआ था जंतर मंतर पे, उसमें बहुत सारे जेंजी लोगों के कुछ क्वेश्चंस के मतलब इंटरव्यूज देखे थे जिसमें उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए। भाई उनका आंसर सुन के ना मुझे रोना आ गया था कि भाई ये एजुकेशन के लिए लड़ रहे हैं लेकिन इनको इतने बेसिक चीजें नहीं आती। सो ये कुछ चीजें हैं जो बीइंग एन इंडियन आपको आनी चाहिए, चाहे फिर स्टूडेंट बन के आए या नहीं है। इंडियन हो तो तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारा देश किस तरीके से चल रहा है। तो भाई सेंट्रल जो हमारे लेवल पे लेजिस्लेचर होता है उसको हम पार्लियामेंट द्वारा गवर्न करवाते हैं। पार्लियामेंट में आता है लोकसभा, राज्यसभा एंड साथ ही साथ प्रेसिडेंट भी। तो ये तीनों से मिलता है हमारा पार्लियामेंट। बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं होता कि प्रेसिडेंट भी इसका हिस्सा होता है। सब लोग बोलते हैं लोकसभा राज्यसभा, नहीं, इन तीनों को मिलके हमारा पार्लियामेंट बनता है। और अब हम जानते हैं कि हमारे यहाँ पे लॉ कैसे बनते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले ना एक बिल आता है। बिल क्या होता है? बेसिकली एक ड्राफ्ट होता है, बेसिकली एक ड्राफ्ट होता है जिसमें सारी चीजें लिखी होती हैं कि हमें नया लॉ कैसा चाहिए। इस बिल को हम एक हाउस में इंट्रोड्यूस करते हैं, इधर लोकसभा में या फिर राज्यसभा में। मतलब डिपेंड करता है किस तरीके का। मनी बिल है तो हमेशा लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, रैंडम कोई बिल है तो वो किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है। एक बार वो इस हाउस में पास हो जाए तो फिर उसे हम दूसरे हाउस में लेके जाते हैं जिसको हम बोलते हैं राज्यसभा। अब इस हाउस में भी अगर वो पर्टिकुलर बिल पास हो गया है तो उसको फिर हम लेके जाते हैं हमारी प्रेसिडेंट मैडम के पास। जिस दिन प्रेसिडेंट मैडम उस पे साइन कर देती हैं वो बिल बन जाता है एक्ट। वो बिल बन जाता है एक्ट। कौन सा पेन लूं यार?
सो बिल से एक्ट बनने का सफर कुछ ऐसा होता है, एक हाउस जाते हैं, दूसरे हाउस जाते हैं, फिर प्रेसिडेंट के साइन होते हैं, तो वो चीज एक्ट बन जाती है। और बेटा एक्ट क्या होता है? एक्ट का मतलब होता है लॉ, कानून, जो कि पूरे कंट्री पे लागू होगा। और इस एक्ट को हम स्टैट्यूट भी बुलाते हैं, इस एक्ट को हम स्टैट्यूट भी बुलाते हैं। स्टैट्यूट का मतलब होता है वो लॉ, वो कानून जो पार्लियामेंट ने बनाया है स्पेसिफिकली। पार्लियामेंट के अलावा भी कुछ कॉमन लॉज बनते हैं जो जुडिशरी वगैरह बनाती है, लेकिन जो पार्लियामेंट कानून लाती है उसे हम बोलते हैं स्टैट्यूट। तो एक्ट का दूसरा नाम स्टैट्यूट भी है। ठीक है, अब समझना काम की चीज, ये समझ में आ गया ना? एक बिल आता है, ड्राफ्ट आता है, बेसिकली उसको एक हाउस में लेके जाते हैं, डिस्कशन होती है, फिर वो लोग पास करते हैं मेजोरिटी के साथ, फिर दूसरे हाउस में जाता है, फिर वो मेजोरिटी के साथ पास करते हैं, फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है, वो साइन करते हैं, और उसके बाद वो पर्टिकुलर बिल बन जाता है, एक्ट, कानून। पहले वो ड्राफ्ट के रूप में आया था, अब वो कानून बन गया है जो पूरे इंडिया पे लागू होगा, और इस एक्ट को हम स्टैट्यूट भी बोलते हैं। अब समझिए, जो ये स्टैट्यूट होता है ना, कई बार उसमें लिखा होता है कि हमें एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनानी पड़ेगी। ठीक है, और वो ऑर्गेनाइजेशन जो स्टैट्यूट की वजह से, और वो ऑर्गेनाइजेशन जो स्टैट्यूट की वजह से एग्जिस्टेंस में आती है, उसे हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। स्टैट्यूट में, एक्ट में, लॉ में कई बार कुछ कंपनीज को, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को खोलने का फैसला लिया जाता है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि स्टैट्यूट की वजह से एग्जिस्टेंस में आई है, उन्हें हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। अब समझो यहां पे एग्जाम्पल के थ्रू, मान लो हमारा आया था, फॉर से मैं बोलती हूँ एसबीआई एक्ट। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट आया था, स्टैट्यूट आया था, उसकी वजह से हमने एसबीआई खोले, उसकी वजह से हमने एसबीआई खोले। तो एसबीआई क्या होंगे? हमारे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन होंगे। हमारे यहाँ पे आरबीआई एक्ट आया था, जिसकी वजह से आरबीआई एग्जिस्टेंस में आया, ये क्या कहलाया जाएगा? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। हमारे यहाँ पे एलआईसी एक्ट आया था, जिसकी वजह से एलआईसी एग्जिस्टेंस में आया, ये क्या कहलाया जाएगा? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। सो वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि किसी स्टैट्यूट की वजह से एग्जिस्टेंस में आती है, पैदा होती है, उसे हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। ठीक है, और स्टैट्यूट क्या होता है? एक्ट होता है, कानून होता है, जो कि पार्लियामेंट ने बनाया होता है, स्पेसिफिकली जुडिशरी द्वारा बनाया गया लॉ कॉमन लॉ कहलाया जाता है, वो स्टैट्यूट नहीं कहलाया जाएगा। तो स्टैट्यूट हमेशा याद रखना, पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाया है उसकी वजह से, मतलब उसको हम स्टैट्यूट बोलते हैं, और उसकी वजह से जो ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस में आते हैं, दैट इज नोन एज स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। सो हियर दे से स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस आर पब्लिक एंटरप्राइजेस। ये क्या होती हैं? पब्लिक एंटरप्राइजेस होती हैं जो कि एग्जिस्टेंस में आती हैं पार्लियामेंट के स्पेशल एक्ट से, और उसी एक्ट में इनकी पावर्स भी लिखी होती हैं, इनके फंक्शंस भी लिखे होते हैं, और इनके एम्प्लॉयज को कैसे गवर्न किया जाएगा वो भी लिखा रहता है। सो बेसिकली एक्ट में ही लिखा रहेगा, जैसे आरबीआई एक्ट में ही लिखा है कि आरबीआई के फंक्शंस कैसे चलेंगे, कैसे इनकी दिनचर्या रहेगी, एम्प्लॉयज कैसे हायर किए जाएंगे, उनका क्या रिलेशनशिप रहेगा, वो सारी की सारी चीजें। सेम गोज फॉर एसबीआई एक्ट। एसबीआई एक्ट में लिखा हुआ है एसबीआई कैसे गवर्न होंगी, लंच टाइम कब करवाना है उनका अपन को, है ना। सो सारी की सारी चीजें एक्ट में पहले से ही डिफाइंड होती है। इट इज अ कॉर्पोरेट पर्सन एंड हैज अ कैपेसिटी ऑफ एक्टिंग इन इट्स ओन नेम। आर्टिफिशियल पर्सन पढ़ा था अपन ने पिछले चैप्टर में, क्या मतलब होता था उसका? कि लॉ के सामने इसकी इमेज बिल्कुल एक जीते जागते इंसान की तरह होएगी। ठीक है, जो जो एक इंसान कर सकता है वो सारा ये ऑर्गेनाइजेशन कर पाएगी। तो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन भी कॉर्पोरेट पर्सनालिटी रखती हैं, खुद के नाम पे एक्ट कर सकती है, असेट्स खरीदने हैं खुद के नाम पे खरीदो, लाइबिलिटीज लेने हैं खुद के नाम पे लो। Statutory corporation therefore have the power of the government and considerable amount of operating flexibility of private enterprises। ये बोलते हैं ये ना बहुत ही बढ़िया किस्म की ऑर्गेनाइजेशन होती है, क्योंकि गवर्नमेंट के पावर्स भी हैं इसके पास, और प्राइवेट एंटरप्राइजेस की तरह थोड़ा बहुत अपने आप रन भी कर लेती है। मतलब जैसे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग थी ना, कि सब कुछ गवर्नमेंट से पूछ के करना पड़ता था, वैसा सीन थोड़ा सा यहाँ पे नहीं है, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी है इनके पास, थोड़ा सा अपने मुताबिक ये काम कर सकते हैं। ओके
सो इतना ही था स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के बारे में आई गेस। अब इसके फीचर्स देख लेते हैं। सेटअप अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, wholly owned by the state, body corporate, employees are not government or civil servants, independently financed, same accounting and audit procedure. One by one, let us understand the meaning of all the points. Set up under an act of parliament. बेटा ये बोलते हैं कि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एग्जिस्टेंस में ही आती है किसी एक्ट की वजह से जो कि पार्लियामेंट लाता है, और उसी एक्ट में इसके सारे पावर्स वगैरह सब कुछ लिखा होता है, क्या क्या इनके ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, ऑब्जेक्ट बोले तो एम क्या है इनके, क्यों आई हैं ये एग्जिस्टेंस में, इनको क्या क्या पावर्स दी जाएंगी, क्या क्या फायदे मिलेंगे, प्रिविलेजेस मिलेंगे, अवसर मिलेंगे, वो सारा कुछ पहले से ही लिखा होता है एक्ट में। तो पूरा इनका गवर्नमेंट किसके अकॉर्डिंग होता है, एक्ट के अकॉर्डिंग होता है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का किसके अकॉर्डिंग होता था, बताओ मुझे फटाफट। जब भी मैं कोई क्वेश्चन पूछूं ना ऐसे वन शॉट्स में या फिर यूट्यूब वीडियोस में, तुम ना जब भी अपना आंसर मेंशन करते हो टाइमिंग जरूर मेंशन कर दिया करो कि इस टाइम पे आपने ये क्वेश्चन पूछा था और उसका आंसर ये होता है। पहले भी बच्चे करते हैं खुद से, बट मुझे लगा मैं आपको बोल दूं, ठीक है। सो अब मुझे बताओ, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में फुल ऑन कंट्रोल गवर्नमेंट किसकी चलती थी, गवर्न कौन करता था डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स को, और यहाँ पे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में ये बोलते हैं पूरा का पूरा गवर्न हो रहा है ये एक्ट के द्वारा, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया ना, हाँ आ गया होगा। चलो, wholly owned by the state, this type of organization is wholly owned by the state। स्टेट का यहाँ पे मतलब ये नहीं है कि एमपी यूपी ये सब के बारे में बात हो रही है बेटा। स्टेट वर्ड ना हम दो बार इस्तेमाल करते हैं, एक तो हम इस्तेमाल करते हैं यूपी बिहार छत्तीसगढ़ झारखंड इन सबको दिखाने के लिए, और एक हम इस्तेमाल करते हैं पूरी कंट्री को भी दिखाने के लिए, ठीक है। अभी फिलहाल ये समझ लो, वैसे थोड़ी टेक्निकलिटीज होती हैं बट अभी के लिए तुम्हारे लिए इतना काफी है कि स्टेट वर्ड दो बार इस्तेमाल किया जाता है, एक तो नॉर्मली जो स्टेट का बाइफिकेशन होता है उसके लिए, और दूसरा पूरी कंट्री के लिए भी, ठीक है, गवर्नमेंट के लिए भी। द गवर्नमेंट हैज द अल्टीमेट फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हैज द पावर टू अप्रोप्रिएट इट्स प्रॉफिट्स, एट द सेम टाइम द स्टेट हैज ऑल्सो बेयर द लॉसेज इफ एनी। ये बोलते हैं अल्टीमेटली जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना वो हमारी गवर्नमेंट ही है। जैसे यहाँ पे जो पापा है ना, उन्होंने आपको परमिशन दिया है कि आपको लाइफ में जो करना है आप कर लो, आप जिस दिन गिरोगे या आपको जब भी जरूरत पड़ेगी ये पापा आपके पीछे खड़े होंगे। तो यहाँ पे पापा ने पीछे सपोर्ट दे रखी है, बाकी काम बंदा खुद से कर रहा है, ठीक है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में क्या था, पापा खुद ही सब कुछ डिसाइड कर रहे थे। यहाँ पे ऐसा पापा बोलता है मैं तेरे बैकबोन हूँ, मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ, जहां तू अटकेगा मैं तुझे पुश करने का काम करूंगा, जहां तुझे मेरी जरूरत होगी मैं बीच में आ जाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल तू काम खुद से कर। तो यहाँ पे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन काम खुद से करते हैं, लेकिन जहां वो अटकती हैं, जहां उनको पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, जहां पे उनको लॉसेज आ जाते हैं, वहां पे गवर्नमेंट पिक्चर में आ जाती है। बॉडी कॉर्पोरेट, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एक बॉडी कॉर्पोरेट है। इट हैज द पावर टू सू एंड बी सूड एंड कैन एक्वायर प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। सू और सूड का क्या मतलब होता है, सू का मतलब होता है किसी पे केस करना, और सूड का मतलब होता है आप पे केस होना, ठीक है। सो अगर कंपनी चाहे, मतलब स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन चाहे तो दूसरे पे केस कर सकते हैं, आरबीआई चाहे तो मुझ पे केस कर सकते हैं, एसबीआई चाहे तो मुझ पे केस कर सकते हैं, मैं चाहूं तो एलआईसी पे केस कर सकती हूँ। तो मैं इनके नाम पे इन पे केस करूंगी, गवर्नमेंट के नाम पे नहीं करूंगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनकी बॉडी कॉर्पोरेट है, आर्टिफिशियल पर्सन माना जाता है इन्हें, इनको कभी भी प्रॉपर्टी खरीदनी है ये अपने खुद के नाम से खरीद सकता है। एलआईसी को अगर कोई ऑफिस खरीदना तो वो अपने खुद के नाम से खरीदेगा, आरबीआई को कोई ऑफिस खरीदना तो वो अपने खुद के नाम से खरीदेगा, गवर्नमेंट के नाम से नहीं खरीदेगा। Their employees are not government employees or civil servants। जैसे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के एम्प्लॉयज को हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज मानते थे, यहाँ पे ऐसा नहीं है। ये बोलते हैं इनके जो एम्प्लॉयज होते हैं ना वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कंसिडर नहीं किए जाते हैं। द एम्प्लॉयज ऑफ दीज एंटरप्राइजेस आर नॉट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और सिविल सर्वेंट्स। सिविल सर्वेंट्स कौन होते हैं, जो यूपीएससी क्लियर करके जाते हैं, आईएएस ऑफिसर, आईएफएस ऑफिसर, आईआरएस ऑफिसर, वो सब, ठीक है। एंड आर नॉट गवर्न्ड बाय गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन। इनकी जो वो भी होती है ना, इनको जो गवर्न करने का तरीका होता है ना वो भी गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग नहीं होता। इनको कौन गवर्न करता है, एक्ट गवर्न करता है। तो एक्ट में जो लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग इन एम्प्लॉयज का हायरिंग होगा, बाकी सारी चीजें होगी, जितनी भी कंडीशन ऑफ सर्विस है वो सारी की सारी प्रोविजन ऑफ एक्ट के थ्रू इनकी गवर्न की जाएगी। इंडिपेंडेंटली फाइनेंस, दिस टाइप ऑफ एंटरप्राइजेस यूजुअली इंडिपेंडेंटली फाइनेंस, इट ऑब्टेन्स फंड्स बाय बोरोइंग फ्रॉम द गवर्नमेंट और फ्रॉम द
पब्लिक थ्रू रेवेन्यूज डिराइव फ्रॉम सेल ऑफ द गुड्स इन दिस एंड दैट। मैंने बोला ना, जैसे पापा होते हैं पीछे खड़े होते हैं कि भैया जिस दिन तेरे को जरूरत पड़ेगी मैं आ जाऊंगा पिक्चर में, लेकिन फिलहाल तुझे दुनिया अपने तरीके से देखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन अपने लिए पैसे का जुगाड़ खुद से करती है, चाहे वो पब्लिक से करे चाहे वो गवर्नमेंट से बोरो करके करे, लेकिन अगर वो अटकती है तो गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करने के लिए आ जाता है। चलिए, same accounting and audit procedure. A statutory corporation is not subject to the same accounting and audit procedures applicable to government department. It is managed by board of directors appointed by the government. ये बोलते हैं जितने भी statutory corporations है ना, इनका ऑडिट वगैरह और अकाउंटिंग प्रोसीजर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के तरीके से नहीं होता। यहाँ पे हम क्या करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं, वही सब कुछ मैनेज करते हैं, ठीक है। और इनको अपॉइंट कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगी, क्योंकि अल्टीमेटली है तो ये पब्लिक एंटरप्राइज ही ना, तो गवर्नमेंट का थोड़ा बहुत तो इंटरफेरेंस रहेगा ना बेटा। सो सेम अकाउंटिंग प्रोसीजर तो नहीं होता है, नॉट सब्जेक्ट टू लिखा हुआ है यहाँ पे, ये वर्ड NOT को थोड़ा फोकस में डाल देना, ठीक है। इनके यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होते हैं, जो कंपनी की मैनेजमेंट देखते हैं। इसको हम कंपनी तो मान रहे हैं, तो कंपनी की मैनेजमेंट कौन देखा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखेंगे। उनको अपॉइंट कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगी भैया, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेरिट्स ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के बारे में। पहला है इंडिपेंडेंस, फिर है नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, फिर है ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन, फिर है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। अब बेटा देखो, मैं तुम्हें कुछ मेरिट्स बताने जा रही हूँ, थोड़ी देर बाद बिल्कुल इन्हीं के उल्टे कुछ डीमेरिट्स में तुम्हें बताऊंगी। तो ये मत समझना कि पायल मैडम गलत पढ़ा के चली गई है। इट्स जस्ट स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में थोड़ा बहुत गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस रहता है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत नहीं रहता, थोड़ा बहुत रहता है, उसकी वजह से मेरिट्स में भी कुछ पॉइंट्स आ जाएंगे, डीमेरिट्स में बिल्कुल के कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट्स आ जाएंगे, लेकिन है दोनों ही सही, ठीक है। ज्यादा बोलिए, मुझे लगता है मैंने आज, इससे मैं इतना फंबल कर रही हूँ, बट प्लीज बेयर विद मी, ठीक है। चलिए, सो बेसिकली मेरिट्स और डीमेरिट्स में हो सकता है आपको बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट्स दिखें, बिल्कुल एक दूसरे से अपोजिट पॉइंट्स दिखें, बट वो गलत नहीं है, उनके पीछे की भावनाएं समझना, ठीक है। चलो पहले से शुरू करते हैं। इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है, अपने अकॉर्डिंग काम करना, किसी का हम पे कंट्रोल नहीं होना। तो ये बोलते हैं दे एंजॉय इंडिपेंडेंस इन देयर फंक्शनिंग एंड अ हाई डिग्री ऑफ ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी। डे टू डे एक्टिविटीज जो कर रही हैं, डे टू डे ऑपरेशन जो करने हैं, उसमें इनको कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। इनके ऊपर कोई भी राज नहीं करता, इनको कोई भी कंट्रोल नहीं करता। दे आर फ्री फ्रॉम अनडिजायरेबल गवर्नमेंट रेगुलेशंस एंड कंट्रोल। ये फ्री होते हैं गवर्नमेंट कंट्रोल वगैरह से, ठीक है। गवर्नमेंट की बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस इसमें नहीं होती है। नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, सेम वर्ड मतलब इन्होंने डिफरेंट वे में बोल दिया। सिंस द फंड्स ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट कम फ्रॉम द सेंट्रल बजट, सेंट्रल बजट वाले डायरेक्टली पैसे यहाँ पे तो नहीं आ रहे, अनलाइक डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, तो यहाँ पे गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस कम रहती है। अब आप बोलेंगे मैडम बोरोइंग्स तो कर रहे थे ना, उधारी पे पैसे तो ले रहे थे, तो बेटा आएगा वो पॉइंट डीमेरिट में, डोंट वरी। डज नॉट इंटरफेयर इन देयर फाइनेंशियल मैटर्स, फाइनेंशियल मैटर्स में बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं रहता। यहाँ पे मिनिस्टर्स अपनी नाक उतनी ज्यादा नहीं पोक करते। Statutory corporation is a valuable instrument for economic development. It has the power of government combined with the initiative of private enterprises. ये गवर्नमेंट वाला और प्राइवेट वाला दोनों ही जो फायदे होते हैं उनको साथ मिलकर एंजॉय करता है। सो ये एक फायदा हो जाता है इसके नाम पे। ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन, ऑटोनॉमस का मतलब होता है जो फ्री हो काइंड ऑफ, ठीक है, जिसपे कंट्रोल नहीं हो। सिंस दे आर ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन दे फ्रेम देयर ओन पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, क्योंकि ये अपने अकॉर्डिंग ही चलते हैं, एक्ट के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो ये अपनी पॉलिसीज प्रोसीजर्स खुद से बना सकते हैं। इनको गवर्नमेंट से हर चीज पूछनी नहीं पड़ती है, ठीक है। चलिए इसी बात पे अब हम आ जाते हैं डीमेरिट्स पे। पहला है लैक ऑफ ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी। मैम अभी तो आपने बोला ना यहाँ पे कि मैडम ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी है, फिर यहाँ पे आप कैसे बोल रही हो कि लैक ऑफ ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी? तो बेटा थोड़ी देर पहले मैंने ये भी बोला था ना, मेरिट्स और डीमेरिट्स में दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट्स आएंगे, तो बस समझना है उसे कि कैसे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, करप्शन, गवर्नमेंट एडवाइजरी डिलेज। अब सुनो यहाँ पे काम की बात, लैक ऑफ ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी इन रियलिटी ये बोलते हैं कि इससे पहले जो मेरिट्स में आपने पॉइंट पढ़े थे वो बोलने के लिए थे बेटा, वो लिखित में होते हैं, लेकिन असली दुनिया में तो क्या होता है वो सुनिए।
A statutory corporation does not enjoy as much operational flexibility as stated above. ऊपर जो हमने बोला था वो हमने झूठ बोला था, वो हम तुम्हें उल्लू बना रहे थे। बस लिखित में होता है कि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन फ्लेक्सिबिलिटी एंजॉय करता है ऑपरेशनल, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऑल एक्शंस आर सब्जेक्ट टू मेनी रूल्स एंड रेगुलेशन। गवर्नमेंट बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बना देती है और आपको वो मानने ही पड़ते हैं। अब देखो, जैसे आरबीआई एक्ट में लिखा हुआ है लीगल टेंडर मनी की डेफिनेशन। ठीक है, लीगल टेंडर मनी बोले तो जो पैसा हम यूज कर सकते हैं, 100 का नोट, 500 का नोट, 1000 का नोट, 2000 का नोट, ऐसा। अभी उस दिन मोदी जी का दिमाग सटका और उन्होंने बोला नहीं, 500 और 1000 के नोट बंद हो जाएंगे। कर दिया ना उन्होंने, आरबीआई का अपना फंक्शनिंग हटा के अपना वाला लागू कर दिया ना उन्होंने। तो बेसिकली ये बोल रहे हैं ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी बोलने के लिए होती है, बट एक्चुअल में नहीं होती। एक्चुअली में जो गवर्नमेंट चाहता है वो मान लेता है, मतलब करवा लेता है, काइंड ऑफ। No government interference. Government and political interference has always been there in major decisions and where huge funds are involved. जहाँ पे बहुत सारा पैसा लगा होता है और जो बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं वहाँ पे गवर्नमेंट अपनी नाक डाल ही देती है। ठीक है, करप्शन, वेयर देयर इज डीलिंग विद पब्लिक रैम्पेंट करप्शन एग्जिस्ट। जब पब्लिक के साथ डीलिंग करते हैं तो ऐसी वाली ऑर्गेनाइजेशन में करप्शन बहुत सारा आ जाता है। एसबीआई में तो मैं नहीं बोलूंगी, अब पता चले, समझ जाओ, तुम समझ जाओ। ठीक है, अगर कोई काम कराना है तुम्हें तो एक टेबल होता है और उसके नीचे एक पेमेंट होती है, वो तुम्हें करनी पड़ती है और उससे तुम्हारा काम बन जाता है आसानी से। गवर्नमेंट एडवाइजरी डिलेज, द गवर्नमेंट हैज अ प्रैक्टिस ऑफ अपॉइंटिंग एडवाइजर्स टू द कॉर्पोरेशन बोर्ड। गवर्नमेंट का हक बनता है अपने लोग इनके बोर्ड में बिठाने का। देखो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन अपॉइंट करता है? गवर्नमेंट करता है। उसके अलावा कभी कभी गवर्नमेंट अपने लोग भी रख देता है इनके उसमें सुपरवाइज करने के लिए कि ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और ऑब्वियसली गवर्नमेंट के लोग तुम्हारे सामने बैठे होंगे, तुम मुंह खोल के अपना काम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? सोचो। मतलब मैं ऐसा बोलूं, तुम 5 दोस्त बैठे हुए हो, टीचर ने अपना एक दूत, अपना एक सोर्स तुम्हारे बीच में छोड़ दिया। अब तुम उसके सामने क्या उतने चिल मोड में रह पाओगे जितने चिल मोड पे तुम नॉर्मली रहते? तुम टीचर की बुराई करते थे, बहुत बहुत सारी बातें करते थे, अनशंड बातें करते थे। अब क्या वो सारी बातें तुम इस टाइम पे कर पाओगे जब तुम्हें पता है कि टीचर का सोर्स तुम्हारे बीच में बैठा हुआ है? तो नहीं कर पाते हो वो सारी चीजें तुम। ठीक है, तो इससे तुम्हारी फ्रीडम क्या हो जाती है? कर्ब हो जाती है। अब कुछ बच्चे पूछ रहे थे मैम कर्ब्स द फ्रीडम का क्या मतलब होता है? तो बेटा ये इंग्लिश है, थोड़ी सी इंग्लिश जानना सीखो। कर्ब द फ्रीडम का मतलब होता है फ्रीडम खत्म होना, थोड़ी सी कम होना। ठीक है, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा देना। देन है हमारा गवर्नमेंट कंपनी। बस इतने ही थे क्या पॉइंट्स? ओ यस, बस इतने ही थे पॉइंट्स। सो यहां पे हमारा स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन भी खत्म होता है और अब शुरू होता है हमारा गवर्नमेंट कंपनी का टॉपिक। ठीक है, बट इसको शुरू करने से पहले ना एक दिल की बात है यार, जो मुझे लिटरली बहुत दिन से परेशान करे, ना आई फील लाइक हर बच्चे को पता होनी चाहिए कि पायल मैडम के मन में ये चल रहा है। सही बेटा, मेरे को ऐसा फील होता है ना, तुम लोग 11th क्लास में आ गए हो, है ना? अगर तुम बाहर के देशों के बच्चों के साथ अपने आप को कंपेयर करोगे ना, यू विल फील कि कहीं ना कहीं तुम थोड़े से इंफीरियर हो रहे हो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीवन, आई एम टॉकिंग अबाउट सम सेलेक्टेड पीपल। ठीक है, तुम होगे मतलब बहुत महानुभव। ठीक है, मैं अगर तुम हो तो मैं तुम्हारे बारे में बात नहीं करी, मैं बाकी बच्चों के बारे में बात कर रही हूँ। थोड़ा सा ना अपने ऊपर काम करो, अपनी लैंग्वेज पे काम करो, अपनी समझने की शक्ति पे काम करो। तुम 11th क्लास में हो, एक और साल बाद तुम्हारा स्कूल खत्म हो जाएगा, तुम्हें कॉलेज लाइफ फेस करनी पड़ेगी, तुम्हें रियल लाइफ में पैर रखना पड़ेगा। तो बेटा इस इमेच्योरिटी के साथ या इतनी मतलब ऐसे माइंड के साथ तुम नहीं रियल लाइफ में वो रख पाओगे। ठीक है, थोड़ा सा अपना एक्सपोजर बढ़ाओ, थोड़ा सा अपना पढ़ने का तरीका चेंज करो। हर चीज के लिए टीचर के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो कि मैडम मुझे लाइन टू लाइन समझा दो ना प्लीज, मत करो। तुम 11th क्लास में हो बेटा, तुम 6th 7th क्लास में नहीं हो। तो अगर तुम इन बच्चों की कैटेगरी में आते हो, प्लीज मेरी आपसे आशा रहेगी थोड़ा सा आप अपने ऊपर काम कीजिए। एंड ये मैं अपने लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं तो पढ़ा दूंगी तुम्हें, मुझे तो पैसे मिल रहे हैं यार पढ़ाने के, तो मैं तो तुम जैसा चाहोगे वैसा पढ़ा दूंगी। लेकिन मैं ये तुम्हारे भविष्य के लिए बोल रही हूँ। तुम्हें ना लिटरली लाइफ में आके जब रियल लाइफ को फेस करना पड़ेगा, ऐसा फील होगा कि यार मैं तो थोड़ा पिछड़ा हुआ सा हूँ, मेरे को तो उतनी चीजें बनती नहीं है जितनी बाकी लोगों से बन रही हैं। तो अपने इंडिविजुअल के ऊपर काम करना शुरू करो आज से ही। ठीक है, जिनको ये मेरी बात समझ में आई है ठीक है, नहीं समझ में आई तो ठीक है यार, कोई बात नहीं, गवर्नमेंट कंपनी पढ़ लेते हैं। देखो बेटा, गवर्नमेंट कंपनी थोड़ा सा अगर तुम नाम पे ही जाओगे तो ये 2 वर्ड्स को मिला के बनी हुई है। वन इज गवर्नमेंट, वन इज कंपनी।
गवर्नमेंट का मतलब होता है सरकार, और कंपनी का मतलब होता है एक आर्टिफिशियल ऑर्गेनाइजेशन, आर्टिफिशियल पर्सन जिसका जन्म लॉ ने करवाया है। तो अगर दोनों को मिक्स कर दे तो गवर्नमेंट कंपनी बोले तो एक ऐसी कंपनी जिसका लेना देना गवर्नमेंट के साथ है, जिसका कोई ना कोई एसोसिएशन गवर्नमेंट के साथ है। बट ये एसोसिएशन है किस प्रकार का, मैम वो तो बता दीजिए। तो बेटा आ जाओ समझा देती हूं। ऐसे मानो एक कंपनी है जिसका नाम है XYZ कंपनी। अब आप बच्चे जानते ही होंगे कि कंपनी को चलाने के लिए लगता है बहुत सारा पैसा, और इस पैसे को हम बिजनेस की लैंग्वेज में बोलते हैं कैपिटल। इस कैपिटल के हम क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, और हर एक टुकड़े को हम नाम देते हैं शेयर का। शेयर क्या होता है, शेयर बेसिकली कैपिटल का एक यूनिट होता है, एक पार्ट होता है, एक हिस्सा होता है। इतना हमने पढ़ लिया था प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस चैप्टर में, राइट। सो एक कंपनी XYZ है, उसमें जो पैसा लगा हुआ है उसको हम कैपिटल बुलाते हैं, और कैपिटल को हमने छोटे छोटे पार्ट्स में बांटा हुआ है जिसको हम शेयर बोलते हैं। नाउ गवर्नमेंट का क्या रोल है यहाँ पे, ऐसे इमेजिन करो ये जो कंपनी है आपकी XYZ, इसमें 51% शेयर्स जो हैं वो गवर्नमेंट ने होल्ड करके रखे हुए हैं। कितने बोले बेटा मैंने, मिनिमम 51%, मतलब इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ऐसी कंपनी जिसके 51% या उससे ज्यादा शेयर्स गवर्नमेंट ने खरीद के रखे हो, इतने पैसे गवर्नमेंट ने लगाए हो। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए की कैपिटल थी, अरे ये क्या हो गया, 100 रुपए की कैपिटल थी, इस 100 रुपए में 51 रुपीज गवर्नमेंट अगर लेके आ रहा है अपने घर से, अपने अकाउंट से, तो ऐसी कंपनी को हम बुलाते हैं गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी बोले तो जिसमें 51% या उससे ज्यादा शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट की हो, जिसके शेयर्स 51% या उससे ज्यादा गवर्नमेंट ने खरीद के रखे हो। मैम कौन सी वाली गवर्नमेंट, क्योंकि थोड़ी देर पहले आपने ही तो बताया था इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर चलता है। ओ नहीं सॉरी, क्वाजी फेडरल स्ट्रक्चर चलता है। तो यहाँ पे कौन सी वाली गवर्नमेंट की आप बात कर रहे हैं? तो बेटा उसका आंसर है कोई भी प्रकार की गवर्नमेंट हो। ऐसा भी हो सकता है कि 51% पूरा का पूरा या उससे ज्यादा जो भी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगाया हो, या ऐसा भी हो सकता है कि 51% या उससे ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट ने लगाया हो, और बेटा ऐसा भी हो सकता है कि 50%, 51% उससे ज्यादा सेंट्रल प्लस स्टेट दोनों ने मिलके लगाया हो। कोई भी सिनेरियो ले लो, बस होना यही चाहिए कि पैसे इतने लगे होने चाहिए गवर्नमेंट के, तभी हम ऐसी कंपनी को क्या बुला सकते हैं, गवर्नमेंट कंपनी बुला सकते हैं। तो 100 रुपए अगर पूरे कैपिटल के पार्ट मान लेते हैं हम, गवर्नमेंट मतलब जो कंपनी है वो पूरे 100 रुपए से चल रही है, तो उस 100 रुपए में 51 रुपीज या उससे ज्यादा कोई भी गवर्नमेंट ने अगर कॉन्ट्रीब्यूट किए होंगे तो हम उसको बोलेंगे गवर्नमेंट कंपनी है भैया ये। आइए यहाँ पे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। अ गवर्नमेंट कंपनी इज एस्टेब्लिश्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। ये जैसे नॉर्मल हमारी रेगुलर कंपनीज होती है ना, जो कंपनीज एक्ट के अंडर फॉर्म होती हैं, कंपनीज एक्ट 2013 अभी चल रहा है, पहले 1956 चलता था। तो कोई भी कंपनी जो कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग एग्जिस्टेंस में आई है, उसमें अगर गवर्नमेंट अपनी हिस्सेदारी दे देता है तो वो गवर्नमेंट कंपनी बन जाती है। तो इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कहाँ कराना पड़ेगा? प्रीवियस चैप्टर में जैसे हमने पढ़ा था ना, ROC के पास जाके MCA पोर्टल पे आपको प्रॉपर इनकॉर्पोरेशन कराना पड़ेगा, तो वैसे होती है गवर्नमेंट कंपनी, इसकी भी इनकॉर्पोरेशन, कोई अलग प्रोसीजर नहीं है। दे आर एस्टेब्लिश्ड फॉर प्योरली बिजनेस पर्पसेस। इनका मेन मकसद बिजनेस पर्पस होता है, और ये कंपीट करने के लिए आती हैं प्राइवेट सेक्टर के साथ। ये स्पेशली उस सेगमेंट्स में जाती हैं जहां पे प्राइवेट सेक्टर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता, और सोशल वेलफेयर के चक्कर में गवर्नमेंट को तो काम करना ही पड़ता है। दैट्स वाई वो क्या करते हैं, इन लोगों को एग्जिस्टेंस में ला देती है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 245 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, अ गवर्नमेंट कंपनी मीन्स एनी कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51%, मतलब अगर 50% भी गवर्नमेंट ने होल्ड किया होगा और 50% किसी और ने होल्ड किया होगा, तब भी वो गवर्नमेंट कंपनी नहीं कहलाई जाएगी। मिनिमम 51% तो होना ही होना पड़ेगा, ठीक है।
इसके अलावा हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट और पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। जो बता रही थी ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगाया हो, स्टेट गवर्नमेंट ने लगाया हो, दोनों ने मिलकर लगाया हो, किसी भी सिनेरियो में हम इसको गवर्नमेंट कंपनी ही बुलाएंगे। उसके बाद ये बोलते हैं इंक्लूड्स अ कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। सबसे पहले तो यहाँ पे आप एक कॉन्सेप्ट समझिए होल्डिंग और सब्सिडरी की। ऐसे इमेजिन करो एक कंपनी है ABC कंपनी, ठीक है, दूसरी कंपनी है XYZ कंपनी। अच्छा, आई होप आपको ये चीज पता है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीद सकती है। देखो, शेयर्स कौन खरीद सकता है? इंसान खरीद सकता है। अब वो इंसान जीता जागता है या फिर आर्टिफिशियल पर्सन है, डजंट मैटर। तो एक कंपनी के शेयर्स दूसरी कंपनी खरीद सकती है। अगर ABC कंपनी XYZ कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर्स, या इसको हम बोलेंगे मोर देन हाफ शेयर्स खरीद लेती है, तो ऐसे में ABC कंपनी को हम बोलते हैं होल्डिंग कंपनी और XYZ को बोलते हैं हम सब्सिडरी कंपनी। ठीक है, सो बेसिकली एक कंपनी अगर दूसरी कंपनी के मोर देन हाफ शेयर्स खरीद लेती है, 50% से ज्यादा शेयर्स खरीद लेगी, चाहे वो 1% ज्यादा हो, 2% ज्यादा हो, तो ऐसे में ये कंपनी बन जाएगी होल्डिंग कंपनी। इसको नाम दे दिया जाएगा होल्डिंग कंपनी और इस कंपनी को बोला जाएगा सब्सिडरी कंपनी। ठीक है, अब ये यहाँ पे क्या बोल रहे थे, इस सेंटेंस को हम पढ़ लेते हैं। ये बोलते हैं इंक्लूड्स अ कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। ऐसे मानो ये वाली जो कंपनी थी ना, ये गवर्नमेंट कंपनी थी, ठीक है, और ये वाली उसकी सब्सिडरी कंपनी थी। मतलब गवर्नमेंट कंपनी ने XYZ कंपनी में 50% से ज्यादा शेयर्स होल्ड करके रखे थे। तो ऐसे में ये वाली तो गवर्नमेंट कंपनी होगी बाय डिफॉल्ट, क्योंकि ये तो थी स्टार्टिंग से, लेकिन इसकी सब्सिडरी को भी हम गवर्नमेंट कंपनी क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। इसको भी हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट कंपनी कंसिडर करेंगे। इसको हम बोलते हैं डीम्ड गवर्नमेंट कंपनी। डीम्ड का मतलब होता है मान लेना, एक्चुअली नहीं थी लेकिन हमने मान लिया कि ये है। ठीक है, दोबारा से बता रही हूँ, ये कॉन्सेप्ट थोड़ी सी नई है, हो सकता है आपके लिए, तो इसलिए सुन लो इसको। ABC कंपनी है, अगर ये XYZ कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर्स खरीद लेती है, मतलब ABC कंपनी XYZ कंपनी के आधे से ज्यादा शेयर्स खरीद रही है, तो ये कंपनी बन जाती है होल्डिंग कंपनी। इसको नाम दे दिया जाता है होल्डिंग कंपनी का, और ये कंपनी बन जाती है सब्सिडरी कंपनी। ठीक है, अब अगर मान लो होल्डिंग कंपनी हमारी गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है, इस वाली कंपनी में 51% से ज्यादा शेयर्स होल्ड करके रखे थे गवर्नमेंट ने। ठीक है, इसको गवर्नमेंट कंपनी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, 51% शेयर्स होल्ड किए हुए थे गवर्नमेंट ने, ठीक है, इस वाली कंपनी में। तो इसकी जो सब्सिडरी होगी ना, इसने जिसके 50% से ज्यादा शेयर्स खरीदे होंगे, उसको भी हम गवर्नमेंट कंपनी मान लेंगे। मतलब वो है नहीं लेकिन मान लेंगे। ठीक है, यही सेंटेंस में बोला गया है, इंक्लूड्स अ कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। मतलब गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी को भी हम गवर्नमेंट कंपनी मान लेते हैं। इसके बाद ये बोलते हैं द शेयर्स ऑफ द कंपनी आर परचेज इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब भाई गवर्नमेंट के नाम पे शेयर्स खरीदेंगे तो किसी का नाम तो डालना पड़ेगा ना अपने, तो प्रेसिडेंट के नाम पे खरीदते हैं। और अगर स्टेट गवर्नमेंट है तो बेटा अब बताओ मुझे तुम, प्रेसिडेंट की जगह स्टेट लेवल पे कौन आता है, किसके नाम पे हम शेयर्स खरीदेंगे? ऐसा मानो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने 51% शेयर्स होल्ड किए हुए हैं तो वो तो हमारे प्रेसिडेंट भाई साहब के नाम से खरीदे जाएंगे। लेकिन वहीं पे मैं बोलती हूं स्टेट गवर्नमेंट है, उसने 51% या उससे ज्यादा इन्वेस्ट किए हुए हैं, तो ये किस इंसान के नाम पे खरीदे जाएंगे? बहुत अच्छे से पढ़िए ना आप लोगों ने SST। चलो अब आंसर करो, ठीक है, मुझे पोस्ट बतानी है आपने वो। ठीक है, मैंने क्लास में भी पूछी थी और मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने गलत आंसर दिया था। अब लेट्स सी तुम कितना सही आंसर दे पाते हो। सिंस द गवर्नमेंट इज द मेजर शेयर होल्डर एंड एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर द मैनेजमेंट ऑफ दीज कंपनीज, दे आर नोन एज गवर्नमेंट कंपनीज। क्योंकि मैक्सिमम इस पे राज मतलब मैक्सिमम किसने शेयर्स खरीद के रखे हैं, गवर्नमेंट ने शेयर्स खरीद के रखे हैं, तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच गवर्नमेंट का इस पे काफी हद तक कंट्रोल रहता है और इसको हम गवर्नमेंट कंपनी बुलाते हैं। मैम गवर्नमेंट का कंट्रोल कैसे रहता होगा? बेटा देखो,
कंपनी चलाने के लिए जरूरत होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, है ना। कंपनी की मैनेजमेंट कौन देखते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट कौन करता है? शेयर होल्डर्स करते हैं। शेयर होल्डर्स चूज करते हैं कि इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना देना चाहिए, इसको नहीं बनाना चाहिए। तो ऐसे में अगर मान लो 51% शेयर्स गवर्नमेंट के नाम पे होंगे, तो 51% मतलब मेजॉरिटी स्टेक गवर्नमेंट के पास है, तो वही तो अपॉइंट कर रहा है बीओडी को। तो 50 मेजॉरिटी वाले ही तो बीओडी को अपॉइंट कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट अपने तरफ से ही तो अपॉइंट कर रहा है बीओडी को, तो काइंड ऑफ मैनेजमेंट उसी की तो हाथ में होगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। समझ रहे हो बात को? चलो इसके बाद बात करते हैं फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी के बारे में। एक तो ये बोलते हैं कंपनीज एक्ट लागू होता है, कंपनी लॉ लागू होगा, कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रॉपर्टी, कंपनीज एक्ट प्रोविजन, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट फंड्स, एनुअल रिपोर्ट। लेट्स अंडरस्टैंड ऑल दीज पॉइंट्स वन बाय वन। कंपनीज एक्ट में ये बोलते हैं इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर प्रीवियस एक्ट। हमारी जो गवर्नमेंट कंपनी है ना, उसका जन्म कंपनीज एक्ट की वजह से होता है। गवर्नमेंट अलग से कोई लॉ नहीं लाती इसके लिए, या गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट नहीं है ये। गवर्नमेंट इसका जन्म गवर्नमेंट नहीं करवाती, एक्चुअली कोई भी करवा सकता है। इसका जन्म कंपनीज एक्ट के अंदर होता है। बस ये हो जाता है, एक बार ये पैदा हो जाते हैं, उसमें से गवर्नमेंट क्या करता है 51% की शेयर होल्डिंग ले लेता है और इसको गवर्नमेंट कंपनी बना देता है। अदरवाइज इसका और कोई कनेक्शन नहीं है गवर्नमेंट के साथ एज सच। कंपनी लॉ, इसके ऊपर कंपनी लॉ के सारे प्रोविजंस लागू होते हैं। प्लस ये चाहे तो किसी के ऊपर केस कर सकते हैं, खुद के ऊपर केस ले सकते हैं, खुद के असेट्स खुद के नाम से खरीदेगी। फॉर से गवर्नमेंट कंपनी का नाम है XYZ, ठीक है, XYZ कंपनी, तो ये क्या करेगी? अपने खुद के नाम पे ही लोगों के ऊपर केस करेगी, अपने खुद के नाम पे ही असेट्स खरीदेगी। जो इनवॉइस होएगा ना, जो बिल होएगा ना, उसमें XYZ का नाम लिखा होगा, ठीक है। Contract and property. The company can enter into contract and can acquire प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। कंपनी चाहे तो खुद के नाम पे प्रॉपर्टी ओन कर सकती है, खुद के नाम पे ही सारे एसेट्स एक्वायर कर सकती है, लाइबिलिटीज एक्वायर कर सकती है। कंपनीज एक्ट प्रोविजन, द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज रेगुलेटेड बाय द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। जैसे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स को काइंड ऑफ पार्लियामेंट चला रहा था, काइंड ऑफ गवर्नमेंट चलाती थी। हमारे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को जो एक्ट में लिखा होता था वो चलाता था। गवर्नमेंट कंपनी को हम गवर्न करते हैं, मैनेज करते हैं अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 या फिर प्रीवियस कोई भी एक्ट, ठीक है। मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स क्या होते हैं? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था। दो इंपॉर्टेंट बहुत डॉक्यूमेंट्स होते हैं हमारी कंपनी है ना, जिनको चार्टर भी बोला जाता है मेमोरेंडम को, और आर्टिकल्स को इंटरनल रेगुलेशन के लिए बुलाया जाता है, राइट। तो ये कंपनीज की भी खुद की MOA AOA होते हैं। The employees of the company are appointed according to their own rules and regulation. जो लोग इस कंपनी में काम करते हैं उनका अपॉइंटमेंट इसी जो MOA AOA में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए होते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग होते हैं। और ये कंपनीज भी क्या करती है? ये दोनों डॉक्यूमेंट्स बनाती हैं और इसी के अकॉर्डिंग ही फंक्शन करती हैं। एनुअल रिपोर्ट, ये बोलते हैं क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी है, 51% या उससे ज्यादा हिस्सेदारी गवर्नमेंट की है, इतना पैसा उनका लगा हुआ है, तो बेटा जिसका पैसा लगा होता है वो रिपोर्ट जरूर मांगता है, सब मान के रखना। तो इन कंपनीज को क्या करना पड़ता है? एक ऑडिटिंग रिपोर्ट बनानी पड़ती है जो कि सबमिट होती है पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर में। जिस भी मतलब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसे होल्ड करके रखे, मतलब शेयर्स होल्ड करके रखे हुए हैं, पैसे लगा के रखे हुए हैं, तो पार्लियामेंट में होगी। स्टेट गवर्नमेंट ने लगा के रखे हुए हैं तो स्टेट लेजिस्लेचर में होगी। दोनों ने लगा के रखे हुए हैं तो दोनों जगह होगी, बट रिपोर्ट तो सबमिट होगी ही होगी। और क्यों होगी उसका लॉजिक मैंने तुम्हें समझा दिया। जिस भी वेंचर में हम अपने पैसे लगाते हैं, हम जरूर अकाउंटेबल, मतलब हम जरूर चेक करना चाहते हैं उसके अकाउंट्स की वो सही से वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। तो पार्लियामेंट वगैरह ये क्या करते हैं? इसकी ऑडिटर्स रिपोर्ट मांगते हैं। गवर्नमेंट एंड प्राइवेट फंड्स, द गवर्नमेंट कंपनी ऑब्टेन्स द फंड्स फ्रॉम गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग एंड अदर प्राइवेट शेयर होल्डर्स। बेटा देखो, एक बात तो मैंने तुम्हें बता दी कि 51% शेयर्स कौन होल्ड करेगा? गवर्नमेंट करेगा। अब ये जो बाकी के बचे हुए हैं ना, ये कोई भी होल्ड कर सकता है, ठीक है। ये चाहे तो प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी होल्ड कर सकते हैं। दैट्स व्हाई ऐसी नेचर की कंपनीज में दोनों के पैसे लगे होते हैं, प्राइवेट एज वेल एज हमारे गवर्नमेंट के, ठीक है। ये बात बोली गई है यहाँ पे। इसके बाद आ जाते हैं मेरिट्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी पे। पहला मेरिट है फुलफिलिंग रिक्वायरमेंट, सेपरेट लीगल एंटिटी, ऑटोनॉमी, रीजनेबल प्राइजेस। ऑटोनॉमी का मतलब होता है फ्रीडम,
ठीक है, यहाँ ये क्या बोलते हैं सुन लीजिए, ये बोलते हैं गवर्नमेंट कंपनी कैन बी एस्टेब्लिश्ड बाय फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट। इंडियन कंपनीज एक्ट में जो भी लिखा हुआ है कि किसी को कंपनी फॉर्म करनी है तो क्या क्या काम करने पड़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप गवर्नमेंट कंपनी फॉर्म कर सकते हो। अ सेपरेट एक्ट इन पार्लियामेंट इज नॉट रिक्वायर्ड, अलग से कोई एक्ट नहीं आती, क्योंकि अलग से एक्ट आएगी उसकी वजह से कोई ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस में आएगी, उसको तो हम क्या बुलाते हैं, बताओ जरा। सेपरेट लीगल एंटिटी, इट हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी अपार्ट फ्रॉम इट्स गवर्नमेंट। ये बोलते हैं गवर्नमेंट तो चलो इसमें हिस्सेदारी करके बैठा हुआ है, लेकिन हमने पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर में कि शेयर होल्डर्स अलग होते हैं, कंपनी अलग होती है, उसकी अलग पहचान होती है, उनकी अलग पहचान होती है। तो सेपरेट लीगल एंटिटी की इनके बीच में क्या होती है, दीवार होती है, पर्दा होती है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स वो हैं जो प्रीवियस लेक्चर में हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, बस उनका रेफरेंस यहाँ पे दिया हुआ है अब। ओके, ऑटोनॉमी, ये बोलते हैं कि ये मैनेजमेंट डिसीजंस जो होते हैं वो अपने अकॉर्डिंग लेते हैं। ठीक है, पूरी पूरी फ्रीडम एंजॉय करते हैं। अब देखो, अगेन आई विल से, मेरिट्स में कुछ चीज पढ़ोगे, डीमेरिट्स में उसका बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी पढ़ोगे। ठीक है, तो वो दोनों ही पर्सपेक्टिव तुम्हें समझने पड़ेंगे। रीजनेबल प्राइसेस, गवर्नमेंट कंपनीज क्या करते हैं, गवर्नमेंट कंपनी देखो, गवर्नमेंट कंपनी का मेन मकसद ना, चलो ठीक है प्रॉफिट भी अर्न करना है, लेकिन इनका मेन रहता है कि मुझे सोशल वेलफेयर करना है। ऐसे सेगमेंट्स जिनमें प्राइवेट सेक्टर बहुत ज़्यादा पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं होता, आने के लिए तैयार नहीं होता, उनमें गवर्नमेंट कंपनी लाई जाती है ताकि वो ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर सके जो नॉर्मल जनता के लिए ज़रूरी हैं। तो ये अपने प्राइजेस को ना बहुत ही नॉमिनल रखते हैं कि हर कोई अफोर्ड कर पाए। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ऐसे हाई फाई प्राइजेस नहीं रखते। डीमेरिट्स की बात करें तो ये बोलते हैं गवर्नमेंट एज द ओनली शेयर होल्डर, कंपनीज एक्ट प्रोविजन नॉट रेलेवेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोर शेयर होल्डर कंट्रोल। क्या मतलब है, ये बोलते हैं, इन्होंने क्या बोला, 51% शेयर्स कौन होल्ड करेगा, गवर्नमेंट करेगा, बट इन्होंने मैक्सिमम लिमिट तो सेट नहीं करी ना, 51 तो इन्होंने मिनिमम बोला ना। व्हाट इफ पूरा का पूरा 100% ही गवर्नमेंट होल्ड कर ले, ये भी तो हो सकता है। 95% गवर्नमेंट होल्ड कर ले, 98% गवर्नमेंट होल्ड कर ले, ये सारे सिनारियोज हो सकते हैं। इन्होंने सिर्फ मिनिमम की वो दी है कि 51% मिनिमम गवर्नमेंट होल्ड करता हुआ होना चाहिए, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, पूरा का पूरा भी गवर्नमेंट होल्ड कर सकता है। तो ऐसे में क्या होता है, ओनली शेयर होल्डर गवर्नमेंट होगा तो सारी बातें उसी की सुननी पड़ेंगी, गवर्नमेंट जो बोलेगा तुम्हें करना पड़ेगा, वही तुम्हारा माई बाप बन जाएगा, क्योंकि शेयर होल्डर्स जो बोलते हैं अल्टीमेटली उनका पैसा लगा हुआ है तो तुम्हें उसकी सुननी पड़ती है। कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बोलते हैं इट इवेट्स कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी विच अ कंपनी फाइनेंस बाय गवर्नमेंट शुड हैव, इट इज नॉट आंसरेबल डायरेक्टली टू पार्लियामेंट। इनका कहना है कि भाई क्योंकि ये डायरेक्टली गवर्नमेंट के द्वारा क्रिएटेड नहीं है, ठीक है, और गवर्नमेंट से बहुत ज्यादा इसका अल्टीमेट कंट्रोल नहीं है, दैट्स वाई ये पार्लियामेंट को अकाउंटेबल नहीं होती। तो ये अगर कुछ गलत काम भी करे ना तो खिसक सकती है साइड से, गवर्नमेंट इसके ऊपर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता। सोल शेयर होल्डर कंट्रोल, द गवर्नमेंट बीइंग द सोल शेयर होल्डर, द मैनेजमेंट एंड द एडमिनिस्ट्रेशन रेस्ट इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट। मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि चाहे ये कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा रन की जाती है, मैनेज की जाती है, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट कौन करता है, शेयर होल्डर्स करते हैं। अब शेयर होल्डर्स अगर गवर्नमेंट वाले होंगे तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स को थोड़ी ना रखेंगे, वो उसमें भी गवर्नमेंट को ही रखेंगे। सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच पूरा पूरा कंट्रोल किनका हो जाता है, इन्हीं लोगों का हो जाता है। एंड दैट्स इट, इतना ही था बस। यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनी में बस इतनी ही इंफॉर्मेशन थी, और यहाँ पे हमारा पब्लिक सेक्टर भी पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। अगर मैं आपको दोबारा से वो पेज दिखाऊं जिसमें मैंने आपको इंडियन इकोनॉमी को सेग्रीगेट होते हुए बताया था, तो वहां पे पब्लिक सेक्टर में सिर्फ 3 ही चीजें थी, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, उसके बाद हमारा कहाँ गया, अरे कितना घुमा दिया भैया, इसके अलावा स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, और उसके बाद गवर्नमेंट कंपनीज। तो हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट होता है, हमारा ये वाला पार्ट भी कंप्लीट होता है। लेकिन हमने हिस्ट्री में पढ़ा था कि 1947 के बाद 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स आए, और आज की डेट में पब्लिक, प्राइवेट और ग्लोबल तीनों एंटरप्राइजेस को एग्जिस्ट करती हैं इंडियन इकोनॉमी में। ठीक है, तो 2 सेक्टर्स के बारे में आपने पढ़ लिया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ग्लोबल एंटरप्राइजेस। देखो थोड़ा तो तुम नाम से ही समझ सकते हो, ग्लोबल एंटरप्राइजेस। पहले तो मुझे ये बताओ, तुम लोगों को ग्लोब का मतलब पता है? 10th में ग्लोब इस्तेमाल किया तुमने? लेट मी, हाँ यहाँ पे ये है ना, चलिए 10th में ग्लोब इस्तेमाल किया है। क्या होता है ग्लोब? ऐसे एक गोला आकार का कुछ होता है, ठीक है, उसकी यहाँ पे डंडी लगी होती है, यहाँ पे डंडी लगी होती है, फिर कैसे होता था, ऐसे कुछ स्टैंड सा बना होता है, कुछ ऐसे
आई हार्डली रिमेम्बर कैसे था यार, मेरे पास था तो सही, मेरे ताऊ जी ने मुझे गिफ्ट किया था, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। और ये घूमता रहता है और इसमें पूरा मैप बना होता है वर्ल्ड का। पहचानो ये कौन सी कंट्री है, ठीक है। ये पूरा वर्ल्ड का मैप बना होता है और ये घूमता रहता है, इसको बोलते हैं ग्लोब। और जो चीज पूरे वर्ल्ड को दर्शाए उसको बोलते हैं ग्लोबल, ठीक है। जिस चीज का कनेक्शन मल्टीपल कंट्रीज के साथ हो उसको हम बोलते हैं ग्लोबल, ठीक है। तो यहाँ पे ग्लोबल एंटरप्राइजेस का क्या मतलब है वो समझिए। ऐसे मानिए ये यूएस है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यहां पे एक कंपनी खुली है जिसका नाम है चिची, ठीक है। इस कंपनी का नाम है चिची, ओके। अब इसने पूरे अमेरिका में अपना वर्चस्व साबित कर दिया, ठीक है। ये वर्ड मैंने पीडब्ल्यू ज्वाइन करने के बाद सीखा। तो चिची ने क्या किया, यूएस में अपना पूरा वो जमा दिया कि हाँ यार यहाँ पे तो बहुत फेमस हो गया। अब चिची का मन था कि भैया यूएस के बियॉन्ड भी जाया जाए, क्यों ना यूरोप में एक कंपनी खोली जाए, क्यों ना यूरोप में एक ब्रांच खोली जाए अपनी, क्यों ना इंडिया में एक ब्रांच खोली जाए, क्यों ना जापान में एक ब्रांच खोली जाए। हो सकता है ना, चाइना तो सोचेगा नहीं यूएस वाले, है ना। तो इनका मन था कि चिची को यूरोप में पहुंचाया जाए, इंडिया में पहुंचाया जाए, जापान में पहुंचाया जाए। और उन्होंने वो चीज कर भी दी। ग्लोबलाइजेशन के चलते हुए ये लोग भी मान गए कि हाँ हाँ ले आओ अपनी कंपनी को यहाँ पे, ये लोग भी मान गए हाँ हाँ ले आओ अपनी कंपनी को यहाँ पे, और ये लोग भी मान गए। सो आज की डेट में जो चिची कंपनी है वो जापान में भी है, इंडिया में भी है, यूरोप में भी है, और इनकी जो पेरेंट कंपनी थी, जो पहली कंपनी थी जहां से इसकी शुरुआत हुई है, वो भी यूएस में एग्जिस्ट करती है। तो ऐसे में हम बोल सकते हैं कि एक कंपनी एक से ज्यादा नेशन में एग्जिस्ट कर रही है, एक से ज्यादा कंट्री में, नेशन और कंट्री दोनों सेम होते हैं बाय द वे, एक से ज्यादा कंट्री में एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, प्रेजेंट है। तो ऐसे में हम इसको बुलाएंगे ग्लोबल एंटरप्राइज। इसको हम क्या बुलाएंगे, ग्लोबल एंटरप्राइज। अरे क्या है, ये बीच में पता नहीं क्या क्या आ जाता है। और इनको हम सरल लैंग्वेज में MNC भी बोलते हैं। MNC ये वर्ड हम प्रीटी श्योर आपने सुना होगा, मल्टीनेशनल कंपनीज या फिर कॉरपोरेशन, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, मल्टीनेशनल कंपनीज। मल्टीनेशनल क्या हुआ, एक नेशन में हुई, दो नेशन में हुई, तीन नेशन में हुई, चार नेशन में हुई, तो बहुत सारे नेशंस में हुई। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, और या कंपनी, जो मर्जी बुलाना चाहें बुला सकते हैं। सो हियर दे से MNCs are corporation which have their operation in a number of companies, countries, ठीक है। MNC का मतलब होता है एक ऐसी कंपनी जिसका एग्जिस्टेंस बहुत सारी कंट्रीज में एक साथ एग्जिस्ट करता है। They are characterized by their huge size, large number of products, advanced technology, marketing strategy, network operation, this and that। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर यूएस की कंपनी थी, उसको यूरोप में, इंडिया में, जापान में एक्सपैंड करना है, तो पैसे खर्चे नहीं होंगे, है नहीं, पैसे लगाने पड़ेंगे उनको, इंडिया में, जापान में, यूरोप में लगाने पड़ेंगे ना। तो दैट मीन्स ये इतनी बड़े लेवल की कंपनी थी, इसके पास ह्यूज फंड्स थे, इतने सारे फंड्स थे कि ये जहां पे भी पैसा लगाना चाहे वहां पे लगा पा रही थी। प्लस इसकी नेटवर्किंग बहुत स्ट्रांग थी कि यूरोप वालों को बोला क्या कंपनी लगा लूं, उन्होंने बोला हाँ जी भैया आ जाइए। इंडिया वालों को बोला कि कंपनी लेके आ सकता हूँ, इंडिया वालों ने बोला हाँ आ जाओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जापान में गए, जापान वालों ने बोला हाँ हाँ बिल्कुल आ जाओ। तो ऐसे में नेटवर्किंग इनकी क्या होती है, स्ट्रांग होती है, इनके पास ह्यूज फंड्स होते हैं, और ये मल्टीपल लोकेशंस एट द सेम टाइम वर्क कर पाती है। इसको बोलते हैं हम ग्लोबल एंटरप्राइजेस। अब अगर इसके फीचर्स के बारे में बात की जाए तो ये बोलते हैं ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज, फॉरेन कोलैबोरेशन, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल, एक्सपेंशन ऑफ मार्केट टेरिटरी, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, इन प्रोडक्ट इनोवेशन, एडवांस टेक्नोलॉजी। एक एक करके समझ लेते हैं हर एक पॉइंट का मतलब। ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज, बेटा देखो मैंने जैसे तुम्हें बताया कि तुम एक बात समझो नॉर्मल सी, मुझे एक छोटी सी किराना की शॉप खोलनी है, तो मुझे उसके लिए पैसे चाहिए,
अब मुझे एक और शॉप खोलनी होगी तो मुझे और ज्यादा पैसे चाहिए होंगे, मुझे एक और शॉप खोलनी होगी तो मुझे और ज्यादा पैसे चाहिए होंगे, है ना। तभी मैं 3-3 स्टोर्स खोल सकती हूँ। ये तो मैं बात कर रही हूँ एक ही कॉलोनी में 3 स्टोर्स खोलने की, कि इसके लिए मुझे ज्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन व्हाट इफ मुझे इंडिया में खोलनी है, यूएस में खोलनी है, कनाडा में खोलनी है, तो भैया मेरे बहुत सारे पैसे लगेंगे ना। तो एमएनसीज को बहुत सारे पैसे लगते हैं। लेकिन एक बात एमएनसी के बारे में क्या है कि इनको पैसे आसानी से मिल भी जाते हैं। अगर मेरे को कल पता चले कि इस एमएनसी को पैसे की आवश्यकता है, मैं 2 बार सोचूंगी नहीं, उसमें पैसे लगा दूंगी। क्योंकि भाई अगर कोई कंपनी एक कंट्री के बियॉन्ड जा रही है, दैट मीन्स वो वाकई में कोई अच्छा काम कर रही होगी, तभी दूसरी कंट्री में उसे एंटरटेन किया जा रहा है, तभी वो दूसरी कंट्री में एक्सपैंड करने के बारे में सोच रही है। मेरी पहली दुकान ढंग से नहीं चल रही थी, मैं दूसरी खोलूंगी क्या? सोच के देखो, तीसरी खोलूंगी क्या? सपने में भी नहीं। पहली तो ढंग से चला लूं। तो मतलब एमएनसी अगर अपनी कंट्री में अच्छा परफॉर्म कर लेती है, तभी वो दूसरी कंट्री में जाने के बारे में सोचती है। तो अगर एमएनसी अच्छा परफॉर्म करें, व्हाई वोंट आई इन्वेस्ट इन दैट कंपनी? मैं दे दूंगी फटाफट उनको पैसे के, लो 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 पैसे, मेरे को डिविडेंड देते रहना। सो इन लोगों को पैसा शेयर से, डिबेंचर से, बॉन्ड से, किसी भी प्रकार से बहुत इजीली मिल जाता है। इनको बहुत ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी पड़ती, ठीक है। फॉरेन कोलैबोरेशन, ये बोलते हैं कि भैया क्योंकि मल्टीपल नेशंस में ये कंपनी सर्वाइव करती हैं, तो इनको जरूरत होती है कोलैब करने की। ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलैब? बेटा तुम इंस्टाग्राम वाले बच्चों, तुम्हें पता है 2 इन्फ्लुएंसर्स साथ में कोलैब करते हैं तो उसका क्या मतलब होता है? साथ मिलके वीडियो बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? साथ मिलके कंपनी चला रहे हैं। तो क्या करता है इंसान, जैसे मान लो यूएस वाला बंदा था, ठीक है, उसको इंडिया में आना था। उसने क्या किया? उसने अंबानी जी को फोन घुमाया, अंबानी जी मेरी कंपनी यहाँ पे बहुत बढ़िया काम कर रही है, इंडिया में आना चाह रहा हूँ, आप साथ दोगे क्या? मिलके करोगे क्या? अंबानी जी बोलेंगे आ जाओ जाओ, मैं संभाल लूंगा। तो ये क्या हुआ? 2 लोगों का कोलैबोरेशन हुआ, जिसकी वजह से एक इंसान आपके यहाँ पे आ पाया, ठीक है। सो ये बोलते हैं these MNCs में collaborate with companies in the public and private sector। पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर में ये कोलैबोरेट कर सकते हैं। There are usually various restrictive clauses in the agreement relating to transfer of technology, pricing, dividend payment, tight control by foreign technicians। देखो, जब कोई कंपनी आपके यहाँ पे आएगी, दूसरी कंट्री में आएगी, तो वो अपने साथ बहुत सारी चीजें लेके आएगी। फॉर से इंडिया में जो भी टेक्नोलॉजी चलती है वो इतनी हाई फाई नहीं होगी, लेकिन जापान में जो टेक्नोलॉजी चलती है, यूएस में जो टेक्नोलॉजी चलती है, वो बहुत हाई फाई रहती है। तो ऐसे में वो लोग अगर इंडिया में आएंगे तो वो हाई फाई टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, है ना। दैट्स वाई वो क्या करते हैं, यूजुअली जब अग्रीमेंट करते हैं ना, जब आपके साथ कोई भी डील साइन करते हैं, तो बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस उसमें लगाते हैं। रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज का मतलब होता है अपनी मनमानी करना, आपके ऊपर रोक लगाना, बंदिशें लगाना, ऐसे पॉइंट्स डालना अग्रीमेंट में जो आपके ऊपर बंदिशें डालती हो, रिस्ट्रिक्शन डालती हो, ठीक है। Big industrial houses wanting to diversify and expand they have gained by collaborating with MNCs। ऐसे बड़ी बड़ी कंपनीज जिनको बड़ा और बड़ा बनना था, ठीक है, उनके लिए MNCs के साथ मतलब ऐसी कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करना बहुत इजी हो गया, प्लस उनका काम भी इसकी वजह से डाइवर्सिफाई हो गया, ठीक है। इससे आप क्या कर सकते हैं, मार्केट में मोनोपोली ला सकते हैं। कहीं बाहर की बहुत ही फेमस कंपनी इंडिया में आ जाए, अंबानी के साथ मिलके एक कुछ खोल ले ऑर्गेनाइजेशन, तो ऐसे में क्या होगा, इंडिया में मनी की क्या हो जाएगी, मोनोपोली हो जाएगी, सिंगल सेलर बन जाएगा मनी उस चीज़ में, जो कि अभी है भी काफ़ी सारी चीज़ों में, ठीक है। एडवांस टेक्नोलॉजी, एमएनसी हमेशा, क्योंकि एमएनसी के पास पैसे हैं भैया, ये मान के चलो, और उसको इजीली पैसे मिल भी जाते हैं, तो वो हमेशा जाता है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में। आप देखना इंडिया में जो कंपनीज हैं, नॉर्मल इंडियन कंपनीज हैं, और आप देखा इंडिया में जो एमएनसीज हैं, दोनों में अगर आप विजिट करोगे ना, आपको विजिट करते ही समझ में आ जाएगा कि भाई यहाँ पे तो जो पीसीज इस्तेमाल हो रहे हैं वही हाई टेक हो रहे हैं, यहाँ पे तो बेसिक नेचर के पीसीज इस्तेमाल हो रहे हैं। तो हमेशा एमएनसी क्या करती है, एडवांस टेक्नोलॉजी के टूवर्ड्स जाती है, ज्यादा से ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी गैदर करने की कोशिश करती है, और मिल भी जाती है इनको। भाई एक कंट्री से ज्यादा तुम मतलब एक कंट्री से ज्यादा में तुम एग्जिस्ट कर रहे हो, मतलब तुम बहुत घूमते फिरते हो, तुम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे नजर रखते हो, तुम देख के आते हो अलग अलग शहरों में, गांव में तो नहीं, खैर एरियाज में क्या क्या चल रहा है, तो वहां से तुम खरीद भी लेते हो फिर वो चीज। प्रोडक्ट इनोवेशन, एमएनसीज यूजुअली मिलके एक्सपेरिमेंट बहुत करते हैं कि चलो दुनिया को कुछ नया देते हैं, कुछ डिफरेंट देते हैं। तो एमएनसीज काफी हद तक प्रोडक्ट में क्या करती हैं, इनोवेशन करती हैं। प्लस इनका ना, देखो एक चीज होती है, इनोवेशन करने के लिए, चेंज लाने के लिए ना, आपको थोड़ा सा रिसर्च अच्छे तरीके से करनी पड़ती है, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ना अलग से सेक्शंस बनाए जाते हैं हर इंडस्ट्री में, ताकि वो लोग नई चीजों को के बारे में एक्सप्लोर कर सके, स्टडी कर सके, नॉलेज गेन कर सके। तो एमएनसीज के पास क्योंकि पैसा अच्छा होता है, तो ये अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बहुत ही बढ़िया बनाती है, बहुत ही बढ़िया बनाती है, जिसकी वजह से वो इनोवेशन भी बहुत आसानी से कर पाते हैं।
देन है मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज। ये ना एमएनसी जो होती है ना वो एकदम घुस जाती हैं, बहुत ही अग्रेसिव अप्रोच के साथ आती हैं। मान लीजिए कोई एमएनसी इंडिया में आए तो वो ये नहीं करेगी कि इंस्टाग्राम पे छोटे मोटे फॉलोवर्स, मतलब छोटे मोटे इन्फ्लुएंसर्स को, कम फॉलोवर्स वाले को कम पैसे में अपनी एडवर्टीजमेंट करा दे। वो सीधा एडवर्टीजमेंट करवाएगी, कौन है हमारे वो है ही वाले, व्हाट्स द नेम, बच्चन, मिस्टर बच्चन से कराएगी, एसआरके से कराएगी, सलमान खान से कराएगी, बड़े बड़े स्टार से कराएगी जो 2-2, 3-3 करोड़ पे चार्ज करते हैं। वो बहुत ही अग्रेसिव सोच से आते हैं कि प्रमोशन करना है तो ऐसा करना है कि एक ही बार में इंसान देख के प्रोडक्ट खरीद ले, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद एक्सपेंशन ऑफ मार्केट टेरिटरी। इसका क्या मतलब होता है? टेरिटरी का मतलब होता है एरिया, ठीक है, इलाका, ठीक है। मार्केट का मतलब होता है एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे बाइंग और सेलिंग होती है। तो एक्सपेंशन ऑफ मार्केट टेरिटरी मतलब वो इलाका जहां पे आप अपने प्रोडक्ट्स बेचते थे, अब वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा बेटा? देखो, पहले तुम सिर्फ इंडिया में बेचते थे माल, अब तुम यूएस में भी चले गए तो तुम्हें यूएस का भी मार्केट मिल गया। फिर तुमने यूरोप भी कैप्चर कर लिया तो तुम्हें यूरोप का भी मार्केट मिल गया। तुम्हारी मार्केट टेरिटरी क्या हो रही है? दिन ब दिन इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। सेंट्रलाइज कंट्रोल। देखो मैंने क्या बोला, यूएस से शुरुआत हुई तो यूएस में जो कंपनी होगी चीची, वो क्या होगी, वो पेरेंट कंपनी बुलाई जाएगी। और मैक्सिमम जो कंट्रोल होता है ओवरऑल वो वहां पे रहता है। इसको हम हेडक्वार्टर भी बुलाते हैं। तो हेडक्वार्टर से ही निर्देश आते हैं बाकी सारी कंपनीज के लिए, बाकी सारी कंट्रीज में जो आपकी कंपनीज हैं, ब्रांचेस हैं, उनके लिए, ठीक है। डे टू डे ऑपरेशंस आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली कैसे चलेगा वो ऑर्गेनाइजेशन, अल्टीमेटली कौन कौन से मेजर जो हमारे स्ट्रैटेजीज होंगे वो पेरेंट कंपनी से आएंगे, यूएस से इश्यू होंगे। तो चिच्ची कंपनी ऑल ओवर वर्ल्ड कैसे काम करेगी, नॉट डे टू डे रिलेटेड बट ओवरऑल पॉलिसीज से रिलेटेड, वो यूएस में बैठी हुई चीची कंपनी डिसाइड करेगी, विच इज द पेरेंट कंपनी। अंडरस्टूड? जॉइंट वेंचर्स। अब आ गया हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। जॉइंट वेंचर, जॉइंट का मतलब क्या होता है? मिला हुआ। वेंचर मतलब एक आपके द्वारा शुरू किया हुआ कोई चीज, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, एंटरप्राइज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जब दो लोग मिलके साथ में कुछ शुरू करते हैं या साथ में आते हैं, उसको हम बोलते हैं जॉइंट वेंचर। फॉर एग्जाम्पल ऐसे मानिए, मैंने क्लास में जो एग्जाम्पल दिया था वही दे दूं क्या? चलो वही दे देते हैं। ऐसे मानिए ये आपकी पायल मैम है, ठीक है। और पायल मैडम ऑलरेडी एक कंपनी रन कर रही थी, है ना। ये बात गौर से सुनना, पायल मैडम क्या कर रही थी? ऑलरेडी एक ऑर्गेनाइजेशन रन कर रही थी, नॉट इंडिविजुअल थी, ठीक है। इंडिविजुअल नहीं थी, इकलौती नहीं थी, कोई कंपनी रन कर रही थी या कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रही थी। और क्या बना रही थी मैं उस ऑर्गेनाइजेशन में? मैं उस ऑर्गेनाइजेशन में बना रही थी, यार अब एक ही चीज बची है मेरे सामने शो करने के लिए, तो मैं यही शो कर देती हूँ। मैं ऐसे प्यारे प्यारे क्यूट से टम्बलर्स बना रही थी, ठीक है। मैं क्या कर रही थी? ऐसे प्यारे प्यारे टम्बलर्स बना रही थी। अब मेरे टम्बलर्स के बारे में खास बात ये थी कि ये दिखने में बहुत ही खूबसूरत होते थे, ठीक है। आई होप तुम्हें खूबसूरत लग रहे हो, कलरफुल होते थे, बहुत ही खूबसूरत होते थे। लेकिन इसके अंदर ना वो गरम ठंडे वाली चीज नहीं थी। वो आते हैं ना मिल्टन की बॉटल्स जिसमें गर्म पानी गर्म रहता है, ठंडा पानी ठंडा रहता है ना। मैं अब इसमें गर्म पानी लेके आई थी नमक वाला, लेकिन वो अब ठंडा हो चुका है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वो गर्म ठंडे वाली टेक्नोलॉजी है नहीं। ओके, वहीं पे दूसरी तरफ है आपके, आज लेते हैं हम शिवम सर का एग्जाम्पल। दूसरी तरफ है आपके शिवम सर, जो अगेन एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे थे और वो भी टम्बलर्स बना रहे थे जो कि गरम ठंडे वाले थे, ठीक है। लेकिन दिखने में बहुत ही वाहियात थे, बिल्कुल अगली, ठीक है। सो आपकी पायल मैम ऑलरेडी एक कंपनी चला रही है जिसमें वो टम्बलर्स बना रही है, बहुत ही खूबसूरत टम्बलर्स, कलरफुल, बिल्कुल देखते ही मन खुश हो जाए, क्यूट से। और शिवम सर अगेन एक कंपनी चला रहे हैं जिसमें वो ऐसे टम्बलर्स बना रहे हैं जो मिल्टन वाली बॉटल्स का काम करते हैं, गर्म को गर्म रखती है, ठंडे को ठंडा रखती है, ठीक है। बट दिखने में इनके टम्बलर्स बहुत ही वाहियात है, कोई नहीं खरीदना चाहता क्योंकि देखने में बढ़िया ही नहीं लग रहे।
अब एक दिन मैं और शिवम सर मिले, कहाँ पे, पीडब्ल्यू के ऑफिस में। बातों ही बातों में हमें पता लगा कि यार हम तो सेम नेचर का काम कर रहे हैं। चलो एटलीस्ट मैंने इनके टम्बलर की कंपनी तो खुलवा दी, वरना इन्होंने तो मेरी कचौरे का भंडार खुलवाया हुआ था। मेरा कुछ स्टैंडर्ड तो है यहाँ पे। तो हम दोनों को पता लगा कि यार हम दोनों तो सेम नेचर का ही काम कर रहे हैं। फिर मैंने उनके साथ अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करी। मैंने बोला सर पता है क्या, मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरी ना सेल बहुत अच्छी हो नहीं पा रही है टम्बलर्स की, बिकॉज खूबसूरती बहुत है लेकिन यूजेज बहुत कम है। इन्होंने बोला मैडम मेरे साथ भी सेम प्रॉब्लम है, मेरे टम्बलर्स खूबसूरत नहीं है लेकिन यूजफुल बहुत है। तो मैंने बोला शिवम सर व्हाट इफ हम मिलके दोनों एक ऑर्गेनाइजेशन खोल लें और उसमें टम्बलर्स पेश करें जिसका बाहर का सब कुछ मैं डिसाइड करूंगी और अंदर का आप डिसाइड करें। शिवम सर ने बोला आइडिया तो अच्छा है, कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, मिलके एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन खोली, ठीक है, जिसमें अब हम क्या कर रहे हैं, टम्बलर्स बना रहे हैं, लेकिन वो ऐसे टम्बलर्स हैं खूबसूरत भी दिख रहे हैं लेकिन एट द सेम टाइम यूजफुल भी हैं, ठीक है, गर्म को गर्म ठंडे को ठंडा वैसा रखते हैं। तो अब ये जो सेटअप है ना हमारा, इसको हम बोलते हैं जॉइंट वेंचर, ठीक है। मैंने और इन्होंने अपनी कंपनियां दोनों साथ में एक साथ ले आई और मिल के काम करना शुरू कर दिया, तो इसको हम बोलते हैं जॉइंट वेंचर। अब कुछ बच्चों को लगता है कि मैडम ये तो एक किस्म का पार्टनरशिप हो गया। तो बेटा पार्टनरशिप में क्या होता है, एक इंसान दूसरा इंसान साथ आते हैं और मिल के काम करते हैं। यहाँ पे दो ऑर्गेनाइजेशन साथ आ रही हैं। यहाँ पे मैं ऑलरेडी एक कंपनी रन कर रही थी, वो एक ऑलरेडी कंपनी रन कर रहे थे, हमने मिलके अपनी कंपनियों को क्या किया, मर्ज करवा लिया। तो ऐसे में क्या होगा, ये जॉइंट वेंचर कहलाया जाएगा। आ जाइए यहाँ पे, दे से when two businesses, ध्यान दीजिएगा, they are not saying when two individuals, they are saying when two businesses। अगर ये individuals लिखते ना तो वो पार्टनरशिप होता, ये लिख रहे हैं when two businesses agree to join together for a common purpose, साथ मिलके आते हैं कॉमन पर्पस के लिए और म्यूचुअल बेनिफिट के लिए, तो वो जन्म देते हैं एक जॉइंट वेंचर को, ठीक है। तो ये जो रेड कलर की कंपनी बनी थी ना, ये हमारी जॉइंट वेंचर कहलाई जाएगी। A joint venture is pooling of resources। मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पूलिंग? बेटा पूल में गए हो कभी तुम, क्या होता है वहां पे, बहुत सारा पानी एक साथ होता है। तो पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज का मतलब होता है बहुत सारे रिसोर्सेज एक साथ ला देना, ठीक है। एंड एक्सपर्टीज बाय टू और मोर बिजनेसेस। अब जो हमने मिलके जॉइंट वेंचर शुरू किया उसमें शिवम सर की भी एक्सपर्टीज इस्तेमाल होंगे, मेरे भी इस्तेमाल होंगे, है ना। और क्या क्यों किया है हमने, टू अचीव अ पर्टिकुलर गोल, मिलके कोई गोल अचीव करने के लिए। द रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ऑफ द बिजनेस आर आल्सो शेयर्ड। इसमें जो रिस्क और रिवॉर्ड्स होंगे, जो फायदे होंगे, नुकसान होंगे, जो जोखिम होंगे, वो मिलके उठाएंगे। कंपनी चली तो दोनों का फायदा, कंपनी नहीं चली तो दोनों का ही रिस्क होगा। The reason behind the joint venture often include business expansion, development of new products और moving into the new market। क्यों क्यों इंसान joint venture करता है? तो पहला ये बोलते हैं अगर आपको बिजनेस को एक्सपैंड करना है, पहले आपका बिजनेस छोटू सा था, अब आप उसे बड़ा करना चाहते हैं। डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट, अगर कोई नया प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, ठीक है। उसके अलावा मूविंग टू अ न्यू मार्केट, मैं पहले भोपाल में सेल कर रही थी, अब मुझे लगा यार मुझे दिल्ली तक जाना चाहिए, तो मैंने शिवम सर को बोला शिवम सर चलो आप दिल्ली में रहते हैं, मैं भोपाल में रहती हूँ, मिलके जॉइंट वेंचर करते हैं, आपको भोपाल का मार्केट मिल जाएगा, मुझे दिल्ली का मार्केट मिल जाएगा। तो अगर आपको अपने मार्केट को भी इंक्रीज करना है तो उसके लिए भी आप क्या करते हो, जॉइंट वेंचर करते हो। अब बेटा देखो जॉइंट वेंचर ना दो प्रकार से हो सकते हैं, ठीक है। ये मैं थोड़ा हल्के वे में बताऊंगी बिकॉज ये काइंड ऑफ सिलेबस से थोड़े बाहर की चीज है। एक होता है इक्विटी बेस्ड, दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विटी बेस्ड? कंपनी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और पार्टनरशिप, ये एग्जांपल है इक्विटी बेस्ड के। इसमें क्या होता है, दो ऑर्गेनाइजेशंस मिलके साथ आती हैं और एक नई ऑर्गेनाइजेशन को जन्म देती हैं। तो मैंने और शिवम सर ने क्या किया था, अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को मर्ज कर लिया था और मिलके एक नई ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर ली थी, तो इसको हम बोलेंगे इक्विटी बेस्ड। बट ऑन द अदर साइड कॉन्ट्रैक्चुअल में क्या होता है, हम अलग से ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म नहीं करते हैं, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम करो, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे, बस हम काम मिलके कर लेंगे समहाउ, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होती है ये, इसमें कॉन्ट्रैक्ट चलता है, ठीक है, बट आप वर्क इंडिपेंडेंटली ही करेंगे। कॉन्ट्रैक्चुअल में ये बोलते हैं नई ऑर्गेनाइजेशन, नई एंटिटी नहीं खुलती है, आप बस क्या करते हैं, मिलके काम करते हैं। फॉर एग्जांपल
फ्रेंचाइजी सिस्टम, जैसे मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज वगैरह चलते हैं ना, उसके बारे में बात करते हैं। फिर आती है इक्विटी बेस्ड। इक्विटी बेस्ड वो होती है जिसमें दो और दो से ज्यादा पार्टीज मिलके क्या करती हैं, एक नया वेंचर खोलती हैं, सेपरेट बिजनेस एंटिटी खोलेंगी, ठीक है, जिसमें वो ऑनरशिप शेयर करेंगी, मैनेजमेंट शेयर करेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करेगी, प्रॉफिट एंड लॉसेस सब कुछ शेयर करेगी। एंड इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, इंक्रीज रिसोर्सेज एंड कैपेसिटी। भाई एक बात समझना, मेरे पास जो रिसोर्सेज होंगे, शिवम सर के पास जो रिसोर्सेज होंगे, अभी वो माना थोड़े थोड़े हैं, लेकिन अगर हम साथ में ले आएंगे तो वो कितने सारे रिसोर्सेज हो जाएंगे, है ना, हो जाएंगे ना। तो बस वही चीज़ है कि रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं तो आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, अब आप ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाओगे। पहले आप 4 टम्बलर बना पा रहे थे, लेकिन अब आप 8 टम्बलर बना सकते हो एक साथ मिलके। एक्सेस टू न्यू मार्केट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, मेरे को दिल्ली का मार्केट मिल जाएगा, शिवम सर को भोपाल का मार्केट मिल जाएगा, प्लस शिवम सर का नेटवर्क मेरा हो जाएगा, मेरा नेटवर्क शिवम सर का हो जाएगा। मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेटवर्क? तो बेटा सामान को बिकवाने के लिए हमें एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क चाहिए होता है, कि मैं आगे किसी को बेचूंगी, वो किसी को बेचेगा, वो किसी को बेचेगा, वो किसी को बेचेगा, तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, होलसेलर, रिटेलर, ये सब चीजें। एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, सर की टेक्नोलॉजी मेरे पास आ जाएगी, मेरी टेक्नोलॉजी सर के पास चली जाएगी, तो ऐसे में क्या होगा, हमारा टेक्नोलॉजी को भी मतलब बूस्ट मिल जाएगा। इनोवेशन, अब हम मिलके कोई नई चीज भी ट्राई कर सकते हैं, जो पहले हम डर रहे थे अलग अलग क्योंकि काम कर रहे थे, अब हम साथ में आ गए हैं, रिस्क शेयर करने लग गए हैं, तो हम नई चीजें भी ट्राई कर सकते हैं, चेंजेस भी ला सकते हैं। लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, आपने इकोनॉमीज ऑफ स्केल सुना है, पढ़ा है इकोनॉमिक्स में? क्या मतलब होता है उसका, कि अगर हम कम यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं तो प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा आती है, लेकिन हम ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं तो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट कम आती है, इसको हम बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ठीक है। तो अब क्योंकि हम दो लोग मिलके प्रोडक्शन कर रहे हैं तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो पर यूनिट जो कॉस्ट आएगी वो क्या होगी, लो होगी। देन है एस्टेब्लिश ब्रांड नेम, देखो मेरे ब्रांड का नाम ऑलरेडी बना हुआ था, मेरे टम्बलर्स ऑलरेडी मार्केट में बड़े फेमस थे, वो तो शिवम सर नए नए आए थे तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं आ जाओ साथ, तो ऑलरेडी मेरा ब्रांड बना हुआ है, शिवम सर नए नए आए हैं, वो मेरे बने हुए ब्रांड से अपने प्रोडक्ट्स बेच पा रहे हैं आज की डेट में। तो यहाँ पे ये फायदा हो जाता है ज्वाइंट वेंचर में, कि एक ब्रांड मतलब एक वेंचर अगर ऑलरेडी फेमस है तो दूसरे वाला उसके नाम का फायदा उठा सकता है, ठीक है। ये है इनकी एक्सप्लेनेशन, जो भी मैंने आपको दी बिल्कुल वही है, एग्जैक्टली सेम, ठीक है, ये रिपीट हुआ है, इसको कट कर देना। एंड लास्ट है हमारा पीपीपी मॉडल। क्या मतलब होता है पीपीपी मॉडल का? देखो बेटा, मैं हूं भोपाल से, तो मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी भोपाल का, ठीक है। ऐसे मानो भोपाल में एक रेलवे स्टेशन हुआ करता था हबीबगंज के नाम से, जिसका मोदी सरकार ने नाम बदल के कर दिया रानी कमलापति। अब आप सबको ये तो पता होगा ना कि मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है। अब भोपाल में एक रेलवे स्टेशन था जिसका नाम बदल दिया, रानी कमलापति कर दिया। अब वो बहुत छोटा सा था और इनको लगा यार कैपिटल में, स्टेट की कैपिटल में रेलवे स्टेशन थोड़ा बड़ा होना चाहिए ना, थोड़ा विशाल होना चाहिए, थोड़ा एयरपोर्ट जैसा होना चाहिए, फर्स्ट क्लास होना चाहिए। तो उन्होंने बोला चलो रानी कमलापति को ना थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करते हैं, इसको थोड़ा बढ़िया बनाते हैं, वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट बनाते हैं, बहुत बड़ा सा विशाल सा और नए लेटेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से बना हुआ, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि ये काम किसका है, ऑब्वियसली गवर्नमेंट का है। रेलवे स्टेशन बनाने का काम किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है ना। जितने भी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं वो कौन बनाता है, गवर्नमेंट बनाता है, उसी के तो टैक्सेस कलेक्ट करता है हमारे से, है ना, उसी के लिए तो पैसे लेता है हमसे। तो ये काम था गवर्नमेंट का। लेकिन गवर्नमेंट ने बोला यार ना तो मेरे पास उतने फंड्स हैं, ना मेरे पास उतने टेक्नोलॉजी है, मैं क्यों ना ये काम किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को दे दूं। मैं क्या करूं, मैं एक टेंडर इशू करता हूं। टेंडर का मतलब होता है बेसिकली लोगों को इनवाइट भेजना कि अगर तुम इंटरेस्टेड हो ये काम करने में तो आओ, अपनी कोटेशन लेके आओ, हमें जो सही लगेगा हम उसको ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट दे देंगे, ठीक है। तो उन्होंने टेंडर इशू किया और बोला जो भी प्राइवेट बॉडी ये स्टेशन बनाने में इंटरेस्टेड है आके अप्रोच करो हमें। बहुत सारे लोगों ने किया, जिसमें से एक कंपनी है बंसल के नाम से,
दे गॉट सिलेक्टेड। तो इनको काम मिल गया रानी कमलापति स्टेशन बनाने का। अब आप बोलेंगे भाई काम तो गवर्नमेंट का था, प्राइवेट बॉडी क्यों कर रही है? तो बेटा प्राइवेट बॉडी ये काम करके ऑब्वियसली गवर्नमेंट से बहुत अच्छी रकम उठाने वाली है, या फिर हो सकता है इसी स्टेशन से बहुत कुछ कमाने वाली हो। जैसे आज की डेट में रानी कमलापति का जो पार्किंग जोन है ना, वो बंसल वालों के अंडर है, मतलब बंसल वाले पेमेंट कलेक्ट करते हैं और वो अपने घर लेके जाते हैं। तो उनको लाइफ टाइम के लिए काइंड ऑफ क्या मिला? पार्किंग का पैसा मिल गया, प्लस गवर्नमेंट ने तो रिसोर्सेज दिए ही होंगे, पैसे दिए ही होंगे। तो इनके लिए भी विन विन सिचुएशन हो गई, और गवर्नमेंट जिनसे काम हो नहीं पा रहा था उनके लिए भी विन विन सिचुएशन हो गई कि प्राइवेट ने कर दिया काम, है ना। सो ऐसा सेटअप जिसमें काम था गवर्नमेंट का लेकिन उसने प्राइवेट के साथ हाथ मिला के पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया, उसको हम बोलते हैं पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। काम गवर्नमेंट का लेकिन प्राइवेट इंडिविजुअल्स बीच में कूद के वो काम गवर्नमेंट को करके दे रहे हैं, बदले में उनका भी बहुत सारा फायदा छुपा हुआ है, तो उस हम बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ऐसा ही भोपाल में मेट्रो बनी थी तो उसमें भी हुआ, उसमें भी उन्होंने ये काम प्राइवेट इंडिविजुअल्स को दे दिया, उन्होंने अप्लाई किया, दे गॉट द टेंडर एंड देन उन्होंने पूरा प्रोजेक्ट उनको कंप्लीट करके दे दिया, जो आज की डेट में चलता भी नहीं है। ठीक है, तो आपके आसपास भी आई एम प्रीटी श्योर ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होंगे जो आज की डेट में पीपीपी मॉडल पे चल रहे होंगे। पहले जो काम कंप्लीटली गवर्नमेंट करती थी, आज की डेट में वो काम प्राइवेट इंडिविजुअल्स कर रहे हैं गवर्नमेंट की मदद से या गवर्नमेंट के साथ मिलके। ठीक है, और उसी की वजह से इंडिया में डेवलपमेंट का जो रेट है वो थोड़ा सा बढ़ भी गया है, क्योंकि प्राइवेट वाले अगर काम करते हैं तो वो 10 में से 3-4 बार तो अच्छा करते हैं, गवर्नमेंट वाले तो वो भी नहीं करते, है ना। सो बेसिकली दिस से public partners in PPP are government entities, ministries, government departments, municipalities और state owned enterprises। ये जो PPP है इसमें जो public है it stands for government entities, उसमें कोई भी आ सकता है, ministries आ सकती हैं, government departments आ सकते हैं, municipal आ सकती हैं और state owned enterprises भी आ सकती हैं। और private में आता है local या फिर foreign international प्राइवेट इंडिविजुअल्स जिनके पास अच्छे खासे टेक्निकल और फाइनेंशियल एक्सपर्टीज होती हैं। तो जब भी ये दोनों मिलके एक दूसरे के साथ आती हैं उससे भला होता है लोगों का और उनको मिल जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? पीपीपी मॉडल बोलते हैं। कुछ रेफरेंस बुक्स में इनके फीचर्स भी हैं लेकिन आई हैव सीन दोज फीचर्स, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं लगे। जितना मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है इसका, उसी से तुम फीचर्स बनाओगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, और इसी के साथ हमारा ये वन शॉट यहीं पे समाप्त होता है। बस इसमें इतने ही टॉपिक्स थे। आई होप आपको सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। कमेंट सेक्शन में एक पिन्ड कमेंट होगी, उस में एक लिंक लिखा होगा जिस पे जाके तुम ये जो भी नोट्स मैंने तुम्हें यहाँ पे दिए हैं वो ले सकते हो। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड जो भी तुम्हारा फीडबैक है डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड आई होप मैंने जस्टिस किया है इस चैप्टर के साथ और आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई है। और दैट्स इट। अब हम मिलेंगे हमारे 4th चैप्टर के वन शॉट में बहुत ही जल्दी। आई विल ट्राई बहुत ही जल्दी वो आ जाए। टिल देन बाय बाय।